प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम सतीश जी। नमस्कार सर। नमस्कार संदीप जी। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। सतीश जी कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? और बिटिया कहाँ पे है अभी? बिटिया यहीं पे जॉब कर रही है, अभी तो घर पे ही है। अच्छा, घर से ही काम चल रहा है अभी? हाँ जी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी। सभी मित्रों को नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम मलिक जी, कैसे हैं आप? पूजा पाठ चल रहा है या बंद हाँ जी है? सर, आपका आशीर्वाद। सर चल रहा है बहुत बढ़िया। ठीक है। एक मित्र हैं, अपने मित्र नहीं, एक क्लाइंट है एस्ट्रो बेदांगा के। वो कह रहे हैं कलश पूजा कराने के लिए। कलश पूजा क्या होता है? कोई स्पेशल कलश पूजा होती है? हाँ मिलित जी। अपने ग्रुप के जो मुकेश नारंग जी हैं, उन्होंने बताया उनको कलश पूजा कराने के लिए। और वो मुझसे पूछ रहे थे कलश पूजा क्या होती है, कैसे कराना है। मैं कहा, अभी दिल्ली में मिलित जी हैं, कराएंगे आपकी पूजा। सर कलश पूजा तो हर पूजा में नॉर्मली होती है, वरुण देवता की पूजा। हाँ, जो मुझे पता था, मुझे भी पता है कि अलग से कुछ तो होता नहीं, कि हर पूजा पाठ में सबसे पहले कलश पूजा होती है, सभी देवताओं का आवाहन किया जाता है ना। तो जी सर। वही है कलश पूजा, कोई स्पेशल तो है नहीं, फिर भी जितना भी होगा। लाल किताब में कुछ नारंग जी ने कुछ बताया कलश पूजा करवाइए, तो मैं एक बार पूछ करके फिर आपका नंबर दूंगा उनको। डॉक्टर साहब हैं दिल्ली के, वो कराना चाहते हैं। जी सर। कल बात करो। मेरा क्वेश्चन है छोटा सा। हम्म। जैसे मेरे घर के आसपास ना छोटे छोटे पीपल के वो पौधे लग गए, जैसे पेड़ होते हैं ना, हम्म। पीपल। शुरुआत है, जैसे 4-5 लग गए हैं, तो वैसे हम्म। उखाड़ा नहीं जाता उनको, तो मैं किसी गमले में उसको लगा के मंदिर में रख सकता हूँ? हाँ वहां से हाँ। उठा के गमले में लगा के, छोटे छोटे हैं अभी ना, छोटे छोटे। देखिए, पीपल के पेड़ को धार्मिक तौर पे भगवान विष्णु का वास माना जाता है। सर जी उसको प्रणाम प्रणाम। प्रणाम राजीव जी। इसको इसलिए माना जाता है। राजीव जी जरा आप बताइए, पीपल के पेड़ को उखाड़ करके मंदिर में लगा सकते हैं या नहीं? हाँ लगा सकते हैं, रविवार को छोड़ के। ठीक है, रविवार को छोड़ करके लगा सकते हैं। तो उसपे पीपल पे भगवान विष्णु का वास माना जाता है। और ये कहा जाता है कि पीपल को जो उखाड़ेगा उसको पाप लगेगा, वो निसंतान हो जाएगा। बहुत तरीके से डराया गया है। उसके पीछे कारण यही है कि पीपल एक ऑक्सीजन देने वाला प्लेनेट है। हम सामान्य व्यक्ति को आज के टाइम पे जो नहीं समझा पा रहे हैं, तो उस टाइम पे जो हजारों साल पहले जो कैसे समझते हैं, तो उनको समझाने के लिए एक तरीका बनाया गया कि पीपल को उखाड़ने से पाप लगता है ना। तो हाँ, पीपल को उखाड़ करके आप उसे कहीं दूसरे प्रत्यारोपित कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, धर्मानुसार तो ये कहा गया कि उसको उखाड़ना नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या है, अगर आप उखाड़ेंगे नहीं तो आपके घर को नुकसान, जहां भी होता है घर के आसपास को भी नुकसान पहुंचाता है वो पेड़। और कोशिश यही करना चाहिए कि अपने घर से थोड़ा दूर लगाना चाहिए। और इसका एक बहुत ये भी है, अगर बड़ा पेड़ हो जाता है ना, हाँ बोलिए बोलिए हेलो, राजीव, बोलिए। जैसे गमला होता है छोटा, देखा उसमें है मिट्टी डाल हमारे के परिवार में एक व्यक्ति ने, बड़ा पेड़ था, खेत पे था, लगा दिया था, तो वो एकदम बर्बाद हो गया। तो इसका निष्कर्ष ये भी निकला कि बड़ा पेड़ अगर हो गया हो तो वो नहीं कटवाना चाहिए स्वयं से, या कोई इसका धन लाभ नहीं लेना चाहिए लकड़ी का। हाँ ठीक है, लेकिन वो तो मतलब 1 फीट 2 फीट के ही होंगे, ज्यादा बड़े नहीं है जो गमले लगाने के। हाँ, इसको निकालना चाहिए, क्योंकि ये भी कहा गया है कि घर के आसपास पीपल का पेड़ रहेगा तो घर में बर्बादी भी तो होती है। हाँ, घर में नहीं होना चाहिए, आसपास ही रहना चाहिए। मेरे कहने क्वेश्चन जो है ना, मैं कह रहा हूँ अभी छोटे छोटे 4-5 इंच के, उनको गमले में लगा के मंदिर में रखो। बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
गुरुदेव ऐसा भी बोला जाता है ना कि पीपल की मतलब जिस घर पे छाया पड़ती है वो भी प्रॉब्लम देता है सर। जिस घर पे छाया पड़ती है हेलो। तो वो भी प्रॉब्लम देता है हाँ पीपल। हाँ हाँ, जी। घर के पास नहीं लगाना चाहिए। हाँ, मुकेश जी आ तो गए। मुकेश जी नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी। पीपल का पेड़ उखाड़ना चाहिए या नहीं उखाड़ना चाहिए, घर में अगर लगा हो 1 आध फीट का? तो आधे घंटे में फोन करेंगे प्लीज, रिक्वेस्ट है। ठीक है। हाँ जी, आप बताइए सर, पीपल के बारे में। हाँ, पीपल के बारे में। यदि छोटा है तो उसको आप बिना संकोच किए किसी भी सार्वजनिक जगह पे लगा सकते हैं। ठीक है। और कोई दिन निश्चित है, उसको सोमवार उखाड़ के मंगलवार? छोटा, अगर 2-2-4 इंच का है, उसको उखाड़ के 3-4 लगे हुए घर सर, के आसपास गमले में मिट्टी डाल के अपनी उसमें जगह लगा पे के शिफ्ट मंदिर कर में दीजिए, कोई हाँ, इनके कहने मतलब आप गमले में लगा दीजिए, कहीं और लगा दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए उसे। सार्वजनिक जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। मंदिर में रख सकते हैं। सर मंदिर में भी कर सकते हैं और वहां भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी स्कूल में भी लगा सकते हैं, है ना? लेकिन सबसे पहले उसको नियम से प्रणाम कीजिए और यही कहिए कि मैं आपको स्थान परिवर्तन कर रहा हूं, और यदि किसी योग्य व्यक्ति के करके चलेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप भी कर सकते। छोटा है तो वो आपके लिए ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। हाँ, बड़ा है तो फिर तो विधि विधान से उसको शिफ्ट करा सकते हैं। बहुत छोटे अभी शुरू हुए, जैसे शुरू हुआ छोटा छोटा अभी। आप उसको आंख बंद करके शिफ्ट कर लीजिए आप। अगर अपने हाथ से करूं या किसी से करवाऊं, ऐसा तो सर नहीं है। माली से करवा लीजिए, कोई यदि आपको दिक्कत आ रही तो माली से करवा लीजिए आप। हाँ, माली से करवा लीजिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गई पीपल की बात। और मुकेश जी, कलश पूजा आपने बताया है डॉक्टर साहब को, कलश पूजा क्या होता है हम लोग भी जानना चाहते हैं अपनी जानकारी के लिए। ऐसा है, एक कलश के अंदर कुछ सामग्री डाली जाती है, उसके अंदर मंत्रों का जाप चलता है, तो वहां पर पर्टिकुलर उसी के नाम से होगा, फिर उसके बाद उसका विसर्जन होता है। अच्छा, कोई विशेष मंत्र होता है स्पेशली वही व्यक्ति के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विशेष मंत्र होते हैं उसके। ठीक है, ठीक है। तो वो कोई भी ब्राह्मण जिससे कोई करवाना चाहे करवा सकते हैं ना? देखिए मेरे पास तो टीम है, मैं उसी से कराता हूँ। अच्छा अच्छा। सर उसको स्वस्ति पुण्याहवाचन बोलते हैं, जब शादी वगैरह में नहीं होते पूजा करते हैं, स्वस्ति पुण्याहवाचन गणेश पूजन, वो है कलश पूजन। चलिए सर स्वस्ति पूजा वाचन और कलश पूजन तो हर पूजा में ही होता है। हाँ हाँ, कोई हर पूजन पंचायतन पूजन भी होगा तो हर पूजन में पुण्य वाचन के बिना तो कोई कार्य हो ही सिद्ध हो ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, पंचांगार होगा ही होगा, पंचांग पूजन। सर वो पंचांग एक पूजन और होती है, अलग पूजा होती है। चलिए ठीक है। ठीक है। देखिए, वैदिक पूजा तो जैसे राजीव जी बता रहे हैं वही है, नारंग जी जो वैदिक बता वही रहे है, हैं वो। इसमें भी वैदिक है। ठीक है। हमेशा मंत्र जो होंगे वैदिक ही माने जाते हैं, जो और अपना अपना काम करने का तरीका है सर। चलिए ठीक है। लगभग सब लोग आ चुके होंगे और लगभग लगभग आ चुके हैं, शुरू करते हैं। देखिए आज भी बेसिक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो है हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा टेक्निकल चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कल हमने बताया था आपको मंगल की दृष्टियां, तो वो होती है चौथी, सातवीं और आठवीं, है ना? अगर थर्ड भाव में मंगल बैठा है तो वहां से वो अपने से चौथे भाव को देखेगा, सातवें भाव को देखेगा, तीसरे से नवें को, और फिर आठवें भाव को देखेगा। इसी तरह से मंगल जहां भी बैठा हो, लग्न में बैठा है तो वो चौथे को देखेगा, सातवें को देखेगा और आठवें भाव को देखेगा। इस तरह से मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। ये तो वैदिक ज्योतिष की दृष्टियां है, ठीक है। लेकिन अगर प्लेनेट वक्री हो जाए, अगर प्लेनेट वक्री हो जाए ट्रांजिट में या कहीं भी अगर वक्री होता है तो क्या कहा जाता है? सिंपल सा रूल बनाया गया है कि वक्री प्लेनेट बुरा फल देते हैं, ठीक है। वक्री प्लेनेट बुरा फल देते हैं, लेकिन आप पाएंगे जब हम ट्रांजिट में
यूज करेंगे तो वक्री प्लेनेट भी अच्छा फल देते हैं। हम आपको ट्रांजिट में इसका बहुत ज्यादा यूज बताएंगे। जो हम ट्रांजिट में चाइल्ड बर्थ के टाइम पे मंगल और शनि की दृष्टियों को चेक करते हैं, मैरिज के टाइम पे गुरु और शनि की दृष्टियों को चेक करते हैं। गुरु की दृष्टियां होती हैं 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब जहां भी बैठता है गुरु वहां से पंचम भाव को देखता है, पहले भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव, पांचवा। यहाँ पंचम भाव को देख रहा है और ठीक फिर सप्तम भाव को देख रहा है और फिर अपने वहां जहां बैठा वहां से नवम भाव, 12th भाव को देख रहा है। तो ये गुरु की दृष्टियां होती हैं। एक प्लेनेट और बैठा है जिसकी तीन दृष्टियां होती है, वह है शनि। शनि जहां भी बैठता वहां से अपने से तीसरे भाव को, वहां से 7वें भाव को और वहां से 10वें भाव को। इस तरह से शनि अगर 4th में बैठा है तो 6ठे भाव को भी देखेगा, अपने से 10म को देखेगा और अपने से 10म लग्न को देखेगा। तो ये तो गुरु तीनों की दृष्टियां हो गई। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि वक्री दृष्टि अगर हो जाती है तो एक भाव पहले से भी अपनी दृष्टियां डालता है। अर्थात मान लीजिए कि किसी भी प्लेनेट में कोई प्लेनेट कहीं पे वक्री है, ठीक है, मान लीजिए शनि ही 4th में वक्री है, शनि ही 4th में वक्री है, चाहे वो 1 महीने के लिए वक्री हो, मंगल चाहे 10 दिन के लिए वक्री हो, चाहे 11-15 दिन के लिए वक्री, जितने दिन वक्री रहेगा वो उसकी दृष्टियां 6 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 6 दृष्टियां हो जाएंगी। तो वो जो वक्री प्लेनेट होता है वो ज्यादा बुरा प्रभाव डालता है। उसके पीछे का कारण नहीं समझाया गया कहीं भी किताबों में। उसके पीछे कारण ये होता है कि उसकी दृष्टियां 6 हो जाती हैं। अर्थात मंगल अगर वक्री हो जाता है 3rd भाव में तो वो 2nd भाव, एक भाव पहले कौन सा हुआ? 2nd भाव। अभी ये 3rd में है, एक भाव पहले हुआ 2nd भाव, तो 2nd भाव से भी उसकी सारी दृष्टियां काउंट होंगी। अर्थात मंगल यहाँ पर 3rd भाव से 6ठे भाव को देख रहा है, 9म को देख रहा है और 10म को देख रहा है। लेकिन अगर वो मंगल अपने ट्रांजिट में प्रेजेंट टाइम में या जब भी जो वक्री होगा तो वो क्या होगा कि वो 2nd भाव पे भी अपना प्रभाव डालेगा, 2nd भाव से भी प्रभाव डालेगा। अर्थात 2nd से 4था भाव, 2nd से 4था भाव कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, अर्थात 5th भाव पे भी प्रभाव डालेगा। यहाँ से वो 7म भाव को प्रभाव डालेगा, अर्थात 10म ये 8म भाव पे भी प्रभाव देगा और यहाँ से 9म भाव यहाँ से 8म भाव 9th भाव पे भी प्रभाव डालेगा। अर्थात चंद्रमा जो है अपने से चौथे पंचम, अष्टम और 9म 3 भाव को और प्रभावित करना शुरू कर देगा। तो 9th को तो पहले से भी प्रभावित कर रहा, 2 भाव और बढ़ जाएंगे, वो हो जाएगा 5th और 8th। तो इस प्रकार से जो प्लेनेट वक्री होता है वो अपने एक भाव पहले से भी पहले से ज्यादा, अपने से ये वक्री होने पे अपने से एक भाव पहले से अपने से एक भाव पहले भाव से भी दृष्टियां उसकी चेक करनी चाहिए, है ना। अर्थात उसके 12th जहां पे भी हो वहां के 12th भाव से दृष्टियों को हम चेक कर सकते हैं या चेक करना चाहिए। ट्रांजिट में हम इसका यूज करेंगे। लग्न कुंडली पे भी आप पाएंगे कि जब प्लेनेट वक्री है तो देखा गया कि बहुत सारे परेशानियां व्यक्ति को झेलनी पड़ती है, ठीक है, और कई बार वो फायदा भी देता है। अगर मान लीजिए कोई प्लेनेट जो है 11th में वक्री हो जाए, जिस शनि है 11th में वक्री हो जाता है, तो 11th में से वो शनि जो है मान लीजिए वो लग्न को भी देख रहा है, सब पंचम को भी देख रहा है और 8म भाव को भी देख रहा है। लेकिन अगर वो वक्री हो जाएगा तो 10म भाव को प्रभावित करेगा। अर्थात अपनी दशांतर दशा में शनि 10म का भी फल देता हुआ पाया जाएगा। अर्थात शनि कर्म भाव को भी प्रभावित कर रहा है ना। तो अगर 10th में कोई प्लेनेट नहीं है और शनि 11th में बैठ गया तो व्यक्ति का कर्म शनि से प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। वैदिक ज्योतिष में कहा गया कि 10th में जो प्लेनेट होता है वो कर्म को निर्धारित करता है। लेकिन अगर 11th में कोई प्लेनेट बैठ गया और वो वक्री बैठ गया जन्म के समय पे वक्री है, तो एक भाव पहले अर्थात 11वें से एक भाव पहले कौन सा आएगा? 10म भाव आएगा। और 10म भाव में अगर कोई प्लेनेट नहीं हुआ तो वही 11वें भाव में बैठा हुआ प्लेनेट उसके कर्म को बताएगा। वो उसका जो है कर्म किस विभाग से जुड़ा हो सकता है, किस प्लेनेट से जुड़ा हो सकता है ना। तो वक्री प्लेनेट का ये प्रभाव होता है, वो एक भाव पहले पे भी अपना प्रभाव रखता है, ठीक है। तो ट्रांजिट हम इसका यूज करेंगे और लग्न कुंडली में भी हम इसका यूज करते चलेंगे तो ज्यादा प्रभावशाली हमारा
प्रिडिक्शन। सर ये जो 10th हाउस में शनि वाला आपने बताया, एक बार रिपीट कर दीजिए, आवाज ब्रेक हो गई थी, नहीं सुन पाया। अगर कोई प्लेनेट 11th में बैठा है, ठीक है, और वो वक्री है, अगर कोई प्लेनेट 11th में बैठा है और वो वक्री है, वक्री होने से कारण वो अपना प्रभाव 10th पे भी डाल रहा है, ठीक है। तो 10th पे डाल रहा है, अर्थात 10th भाव हमारा कर्म का भाव है। तो जो प्लेनेट 11th में बैठा है और वो वक्री है, तो उसका कर्म भी उसी प्लेनेट से संबंधित हो जाएगा जो 11वें में बैठा है, क्योंकि 11वें में बैठा प्लेनेट वक्री होकर के 10th को प्रभावित कर रहा है। अगर 10th में पहले से कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, तब उसका विस्तार और हो जाएगा। मान लीजिए चंद्रमा बैठा, चंद्रमा से रिलेटेड उसका व्यवसाय हो सकता है, नौकरी हो सकती है, जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। और जो 11th बैठा है उससे भी रिलेटेड हो सकता है। अगर कोई 10th में 11th में नहीं है, तो 10th का स्वामी जहां बैठा है, जिसके साथ बैठा है, उससे रिलेटेड उसका व्यवसाय प्रोफेशन होगा ना। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो वक्री प्लेनेट होता है, एक भाव पहले पे भी अपना प्रभाव डालता है, ठीक है। ट्रांजिट में तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से चेक करेंगे, लग्न कुंडली पे भी चेक करेंगे, आप पाएंगे कि इसका बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव देखने को मिला। तो मुझे आशा है कि दृष्टियां आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। देखिए मंगल यहाँ पे है, लग्न में बैठा है, तो 4th को देख रहा है, 7th को देख रहा है, 8th को देख रहा है, ठीक है। ये हमारा जो है, जहां जहां मंगल लिखा है, ये मांगलिक योग माना जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वैदिक ज्योतिष में मांगलिक योग का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, सॉरी, केपी पद्धति में। केपी पद्धति में तो आपको 2-3 तरीके से मांगलिक योग बताएंगे। ये तो सामान्य जो वैदिक ज्योतिष में पढ़ाया जाता है कि मंगल पहले में है, चौथे में है, 7वें में है, 8वें में है और 12वें भाव में है, तो व्यक्ति मांगलिक होता है, या व्यक्ति की कुंडली मांगलिक होती है। मांगलिक, मंगल का अर्थ, मंगल का प्रभाव, हमने आपको मंगल का कारक तत्व जब बताया तो बताया था कि सिक्योरिटी जितने भी होते हैं उसका काम ये करता है, अर्थात वो जहां पर होता है उस भाव की रक्षा करता है, ठीक है। और उसकी नजर में अगर शत्रु है कोई, है ना, अर्थात जिस भाव को देख रहा है, जिस भाव की रक्षा करने की जिम्मेदारी उसे दी गई है, उस भाव को प्रभावित करने वाला कोई व्यक्ति आ गया तो उसकी डेथ कर देता है। अर्थात मान लीजिए वो 7th भाव को देख रहा है और अपनी पत्नी को कोई प्रताड़ित कर रहा है ना, अपनी पत्नी को या अपने पति को कोई प्रताड़ित कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो 7th भाव को देख रहा है। तो वही चौथे भाव में बैठा मंगल 4th भाव को देख रहा है, और अगर आप अपनी पत्नी को आप परेशान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी समस्या आने वाली है, क्योंकि मंगल के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। उसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो काम करता है बिना लाग लपेट के। तो इसीलिए कहा जाता है कि मांगलिक योग में पति की डेथ हो जाती है, पत्नी की डेथ हो जाती है। लेकिन अगर चार्ट में प्रेम भाव 5-11 एक्टिव है, पति पत्नी अच्छे से प्रेम से रहते हैं, तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आती। सर मैं ये कह रहा हूँ, आप थोड़ा रिक्वेस्ट है मेरी, आप वीडियो ऑफ कर लेंगे सर, आपकी आवाज प्रॉपर आएगी, बहुत कट रही है आपकी आवाज। तो एक्चुअली इनकी तरफ से है, थोड़ा मेरे को लगा इंटरनेट में, आवाज तो क्लियर आ रही है। वीडियो आ रही मेरी? नहीं, आवाज कैसी आ रही बताइए? अब ठीक आ रही है सर। चलिए, तो जैसा कि बताया था आप लोगों को, मंगल का प्रभाव आप लोग, चूंकि बाद में बताना रह जाएगा, बेसिक चीजें हैं, आपको बता देना जरूरी है अभी कि मंगल जहां भी रहता है, मान लीजिए कि आपने के घर के सामने ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है, और या आपके घर पे आपने कोई सिक्योरिटी गार्ड रखा, तो आपके घर की रक्षा करता है। अर्थात मंगल जहां भी रहता है उस भाव की रक्षा करता है, ठीक है। लेकिन उस घर पे अगर कोई धावा बोलता है, कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के लिए नुकसान पहुंचाता है मंगल।
तो अगर वो 4th में बैठा है, अगर आपकी माता को आप नुकसान पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए भी नुकसान होने वाला है। माता को तो कुछ नहीं होगा, आपको तो जिस भाव में कोई प्लेनेट मंगल बैठा है उस भाव के रिलेशन में जो भी आता है उससे आपको दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए, उससे दोस्ती करनी चाहिए। ठीक है, तो मंगल आपके लिए शुभ हो जाएगा। तो मंगल की जहां जहां दृष्टियां होती है उस भाव पे भी वो उस भाव की भी रक्षा करता है, लेकिन जहां पे बैठता है उसकी बहुत ज्यादा वो सेफ्टी करता है। तो जिस भाव पे मंगल की दृष्टियां पड़ रही हैं उस भाव के जो रिलेटिव हैं उनसे आपको दोस्ती बना के रखनी चाहिए, दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको उसमें नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। तो ये थोड़ी सी गहरी चीजें हैं, इसको जो है ध्यान में रखेंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। और मांगलिक योग जो है यही है कि पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में मंगल होता है, तो मांगलिक योग होता है। इसके मंगल चूंकि गर्म प्लेनेट है वो थोड़ी सी जो एनर्जी बना के रखता है, जो भी आपका जातक है, जो भी आपका पार्टनर है उसके साथ, और थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं। एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अगर आपके चार्ट में मंगल जो है लग्न में बैठा है, दूसरे के चार्ट में मंगल लग्न में नहीं है, तो निश्चित रूप से आपके जो एनर्जी लेवल को वो अगर बराबर नहीं है तो आपके साथ चलने में दिक्कत आएगी, समस्या आएगी उसे। कुछ विद्वान जो दक्षिण के हैं वो सेकंड भाव को भी मांगलिक योग मानते हैं, अगर सेकंड में मंगल बैठा है तो, क्योंकि हमारा परिवार है। ठीक है, तो उसको इन्होंने इस तरह से बनाया है। ठीक है, यहाँ देखिए कैसे 12वें लग्न, चौथे, 7वें और 8वें ऐसे मंगल होता है तो मांगलिक योग होता है। लेकिन साउथ के जो है विद्वान है वो सेकंड को भी मंगल मानते हैं। तो कभी कोई कहे भाई सेकंड में मंगल है तो बहस नहीं करना, मान लेना कि हाँ वो मांगलिक है। मंगल का प्रभाव होगा कि नहीं होगा वो आपको, मंगल का प्रभाव होगा वो हम आपको जब क्लास में डिस्कस करेंगे तो कौन सा मंगल नुकसान देगा, कौन सा मंगल नुकसान नहीं देगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारा काम जो किताबों में लिख दिया गया उसको आंख मूंद करके मानना नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रेम संबंध हो गए, बहुत सारी शादियां हो गई, लेकिन मांगलिक योग होते हुए भी कोई समस्या नहीं आई, है ना। तो उसके पीछे कारण क्या था, तो आप मंगल को ध्यान से चेक करेंगे तो वो फार्मूला कौन सा होगा जो मंगल को हम चेक करेंगे, किस प्रकार से चेक करेंगे वो आपको क्लास के टाइम पे बताया जाएगा। लेकिन हाँ, मंगल कहाँ कहाँ पे होता है तो मांगलिक दोष माना जाता है, वो आपको समझ में आना चाहिए, पहले से समझ में। ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा मंगल बुरा होता है सप्तमेश होकर के अष्टम में बैठे, अष्टम में बैठ के सप्तम, अष्टम का स्वामी होकर सप्तम में बैठे, वो सबसे ज्यादा बुरा होता है। ठीक है, सप्तम अष्टम का संबंध जब बनता है तब वो प्लेनेट, वो मंगल ज्यादा बुरा प्रभाव देता है। चलिए, तो बेसिक चीजें तो ये हो गई, बाकी कुछ अगर छूट गया हो तो बताइएगा, ना चर्चा कर लेंगे। आकाश मंडल में हमारा ये पृथ्वी है और यहाँ से जो है मेष राशि की शुरुआत इन्होंने किया है कि मेष राशि, वृषभ राशि, और इस तरह से आकाश मंडल में 360 डिग्री में बांटा गया। तो 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्रों को 13-13 डिग्री में बांटा गया है। ठीक है, तो आप पाएंगे कि जो जैसे कि वृषभ राशि, सॉरी मेष राशि है, मेष राशि को हम, मेष राशि कितने डिग्री की होती है, 30 डिग्री की होती है। कितने डिग्री की, 30 डिग्री की होती है। 30 डिग्री 20 मिनट की का एक नक्षत्र होता है और एक राशि बराबर जो होती है 30 डिग्री। 30 डिग्री की जो है एक राशि होती है। और इस तरह से हमारे पास कितनी राशियां होती हैं, 12 राशियां होती हैं। ठीक है, 12 को मल्टीप्लाई करते हैं कितने से, 30 से, तो कितना होता है, 12×36, 360 डिग्री। ठीक है, तो एक जो गोले की परिधि होती है 360 डिग्री होती है,
एक जोडिक जो है वो 360 डिग्री का होता है, और एक राशि 12 डिग्री, एक राशि 30 डिग्री का, तो 12 राशि मिला करके टोटल 12 राशियां 360 डिग्री की हो गई। और इसी 360 डिग्री में हमें नक्षत्रों को बांटा गया है। ठीक है, तो आप पाएंगे कि 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र है, क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं। तो इसको हम इस तरह से समझते हैं कि 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है। तो 13 डिग्री मतलब 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है ना। तो 13 डिग्री को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 780 आता है, और 20 मिनट मतलब 20 को हम प्लस करेंगे तो 800 हो जाएगा। तो 800 मिनट की जो है एक नक्षत्र का मान होता है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 27 से, तो 360 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो ये बेसिक चीज है, इसको जो आपको समझना चाहिए कि भाई हम किस प्रकार से नक्षत्रों को गणितीय तरीके से बांटा गया है। सभी नक्षत्र बराबर दूरी पे तो नहीं है, लेकिन उनको बराबर मान, बराबर सम्मान दिया गया है। सभी को जो 30 डिग्री 20 मिनट पे रखा गया है। तो मेष राशि में 30 डिग्री होती है, तो 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्विनी नक्षत्र, उसके बाद से जो 13 डिग्री 20 मिनट का जो भरणी नक्षत्र, और 3 डिग्री 20 मिनट का कौन सा होता है, कृतिका नक्षत्र। अर्थात कृतिका नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, लेकिन 3 डिग्री 20 मिनट किस में आएगा, मेष में आएगा, और बाकी बचा हुआ 10 डिग्री किस में चला गया, ये वृषभ राशि में चला गया। ठीक है, तो इस तरह से डिग्री को जो है बांटा गया है, नक्षत्रों को बांटा गया है राशियों में। ये जो है 27 नक्षत्र है, और इनके जो है स्वामी सामने दिया गया। अश्विनी के, भरणी के, कृतिका के, रोहिणी के, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, अश्लेषा, ये शुरू के जो 9 नक्षत्र हैं, इनके स्वामी जो है केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, ये क्रमशः होते हैं। और फिर 10वीं नक्षत्र से 18वें नक्षत्र का स्वामी जो है फिर से जो वही केतु हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद क्या रखना है, ये जो स्वामी है ना, स्वामी, इनको आपको याद रखना है। हमें इस नक्षत्रों को याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नक्षत्रों के परिणाम नहीं पढ़ेंगे, नक्षत्रों के स्वामी कौन है उस किसके द्वारा हम प्रेडिक्शन पढ़ेंगे। तो हमें इनको याद रखना है। ये दशा क्रम है सभी प्लेनेट के। अगर अश्विनी नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म होता है तो सबसे पहली दशा किसकी चलती है, केतु की चलती है। ठीक है, चंद्रमा अगर अश्विनी नक्षत्र में है, तो सबसे पहले दशा किसकी चलेगी, केतु की चलेगी। चंद्रमा अगर भरणी नक्षत्र में जन्म के टाइम पे है तो सबसे पहली दशा किसकी चलेगी, शुक्र की चलेगी। चंद्रमा अगर कृतिका नक्षत्र में है तो सूर्य की चलेगी। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है तो चंद्र की चलेगी। अर्थात वृषभ राशि में अगर चंद्रमा है तो अगर शुरू के 12-13 मिनट पे हो, 10 डिग्री के आगे, तो फिर चंद्र की दशा चलेगी। और शुरू के 10 डिग्री तक हो तो कृतिका नक्षत्र आ जाएगा, तो सूर्य की ये दशा चलेगी, है ना। मृगशिरा नक्षत्र हो तो मंगल की दशा, आर्द्रा नक्षत्र में जन्म हो तो राहु की दशा, पुनर्वसु में हो तो गुरु की दशा, पुष्य नक्षत्र में हो तो शनि की दशा चलेगी। इन नक्षत्रों के मालिक का नाम सामने दिया हुआ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उसके स्वामी की दशा चलती है सबसे पहले जन्म के टाइम पे। इसीलिए कहा गया कि जो केतु के नक्षत्र होते हैं और बुध के नक्षत्र होते हैं, ये भी आप लोग समझ लीजिए, केतु के नक्षत्र होते हैं और बुध के नक्षत्र होते हैं, बहुत ही बेसिक है, उनको मूल नक्षत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल नक्षत्र। ठीक है, क्योंकि अश्विनी पहला नक्षत्र है और बुध का जो नक्षत्र है सबसे लास्ट का नक्षत्र है। ठीक है, मघा केतु का नक्षत्र है और ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र है। मूल केतु का नक्षत्र है, रेवती बुध का नक्षत्र है। तो ये जो ऊपर के 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, मघा, मूला, ये केतु के हैं। नीचे अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये मूल नक्षत्र है। तो इनके नक्षत्र में अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसको मूल नक्षत्र में जन्म माना जाता है, उसे मूलक व्यक्ति कहा जाता है। और कहा जाता है कि वो अपने माता पिता का नुकसान करेगा, कभी कहा जाता है सास का नुकसान करेगा, कभी देवर की नुकसान होगा, कहीं कहीं वो कहा जाता है कि व्यक्ति अगर बच गया तो बहुत ज्यादा विद्वान होगा, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, बहुत ज्यादा पैसे वाला होगा। तो अलग अलग
चीज तरीके से अपनी अपनी विद्वानों ने बताई है। लेकिन केतु में या बुध के नक्षत्र में कोई व्यक्ति का जन्म होता है उसे मूल नक्षत्र माना जाता है, और मूल नक्षत्र में, मूलक में अगर व्यक्ति जन्म होता है तो 27 दिन बाद उसी नक्षत्र में पूजा कराई जाती है। तो अगर आप इस चीज को बेसिक को नहीं जानेंगे और किसी को गलत चीज बताएंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि ये लोगों के दिमाग में बैठा है 7.5, मंगल दोष, काल सर्प दोष, मूलक। ये अगर आप इसमें कुछ अपना दिमाग लगाना शुरू करेंगे तो लोग कहेंगे नहीं तो एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है, तो एस्ट्रोलॉजी को घुमा रहा है। तो हमें बेसिक को हमें मोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, उसको हमें समझ के रहना। केपी में वो फायदा करेगा नुकसान करेगा ये हम समझ लेंगे कि ये जो केतु में जन्म हुआ, केतु के नक्षत्र में, ये व्यक्ति बच्चा बीमार रहेगा कि नहीं रहेगा। बुध के नक्षत्र में जन्म लिया तो बच्चा बीमार रहेगा कि नहीं रहेगा, वो हम देख लेंगे। वो हम बता सकते हैं कि व्यक्ति बीमार रहेगा, पूजा कराने की जरूरत है या नहीं है। लेकिन सामान्य नियम यही है कि जब इन दोनों के नक्षत्र में जन्म होता है, बुध और केतु के नक्षत्र में जन्म होता है, तो व्यक्ति का बीमार रहता है और उसको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। जब बुध के नक्षत्र में जन्म होता है तो स्नायु संबंधी, क्योंकि बुध का नक्षत्र है ये ना, और नर्वस सिस्टम का कारक बुध माना जाता है, तो वहां पर समस्या होती है, स्किन समस्या हो सकती है। केतु के नक्षत्र में जन्म होता है तो फिर सांस की समस्या और स्किन की समस्या दोनों जो है होने के साथ, मतलब बच्चा बीमार रहता है। दूसरा होता है यहाँ पर शनि का नक्षत्र। शनि जो है हमेशा किसका कारक माना जाता है, रोग का कारक माना जाता है। तो केतु की दशा हो, शनि की अंतर्दशा में व्यक्ति का जन्म हो तो निश्चित रूप से बच्चा बीमार रहेगा ही रहेगा, है ना। चांसेज हैं कि वो बीमार रहेगा, क्योंकि शनि आ गया और केतु वैसे ही बुरा प्लेनेट है ही, शनि उसमें नक्षत्र में आ जाता है तो व्यक्ति बीमार रहता है। तो जब भी बच्चे का जन्म होता है लोग पूछते हैं भैया कि बच्चा कैसा है, तो वहां हमें देखना पड़ेगा कि इस केतु और शनि में कुछ 6, 8, 12 भाव एक्टिव तो नहीं है। तो वो हमें जब हम चार्ट आगे पढ़ेंगे समझ में आ जाके 6, 8, 12 भाव कैसे देखने हैं। लेकिन ये बेसिक है कि आपको केतु और बुध के नक्षत्र जो होते हैं वो मूलक नक्षत्र माने जाते हैं, और इस तरह से इनके स्वामी होते हैं। शुरू के जो 9 नक्षत्र हैं उनका क्रम आपको सामने दिया गया है। दोबारा फिर आप उसके बाद के 9 नक्षत्र, फिर उसके बाद के 9 नक्षत्र, इस तरह से 27 नक्षत्र हो जाते हैं और उनके स्वामियों के नाम आगे दिए हुए हैं। वही क्रम देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, केतु का, वीनस का, सन का, मून का, मार्स का, राहु का, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, है ना। ये क्रम वही है, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। और इसी क्रम में दशा, ये इनके राशियों के नक्षत्रों के नाम भी दिए हुए हैं। और इस नक्षत्र में जन्म होता है तो उसकी दशा भी चलती है। सबसे पहले केतु की दशा 7 साल है, वो आपको याद करना पड़ेगा। वीनस की दशा 20 साल की होती है, सन की 6 साल की होती है, मून की 10 साल की होती है, मंगल की 7 साल, राहु की 18 साल, जुपिटर की 16 साल, सैटर्न की 19 साल, मरकरी की 17 साल। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। ये नक्षत्रों के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन ये आपको दशा और दशा के साल, दशा स्वामी कितने साल की दशा होती है किस प्लेनेट की, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, है ना, वीडियो देख करके। और ये आपके पास किताब भी हमने 2 भेजा, कल 1 2 और थोड़ा और सुलभ कोई किताब मिल जाती तो मैं भेजता हूँ आप लोगों को कल, तो उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अच्छा चलिए, ये हम आते हैं कि 360 डिग्री की जो है एक नक्षत्र हो गया और 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है। तो एक नक्षत्र का मान कितना हुआ, 800 मिनट। कितना हुआ, 800 मिनट। अब हम बात करते हैं कि किसी भी प्लेनेट का जो ज्योतिष की मान्यता है, वो क्या कहती है कि वैदिक ज्योतिष में कहा गया कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा गया है, ठीक है। कितने चरणों में, 4 चरणों में। 3 डिग्री 20 मिनट, देखिए यहाँ पे बता भी दिया गया, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, अर्थात 13 डिग्री 20 मिनट को 4 चरणों में बांट दिया गया। 3 डिग्री 20 मिनट में, 3 डिग्री 20 मिनट में, अर्थात 9 भागों में बांट दिया गया। तो ये एक राशि को 9 भागों में बांट करके 9 चरण बना दिए गए, ठीक है। 9 चरण बना दिए गए। और यही जो है हम आपको शुरू में जब बताए थे
ये कि पहले चरण में जन्म होगा तो चू से नाम होगा मेष राशि में, दूसरे में होगा तो चे से होगा, तीसरे में होगा तो चो से होगा। ये जो है वैदिक ज्योतिष के जो नाम दिए गए हैं, इसको इसी चरण के हिसाब से इसी तरह से हम नाम रखते हैं। किस चरण में जन्म हुआ है तो उसी चरण के हिसाब से, किस राशि में जन्म हुआ है, किस चरण में जन्म हुआ है, उसी चरण के हिसाब से हम नाम रखते हैं ABCD। तो ये आपको हमेशा नाम पूछा जाएगा कि आपके बच्चे का नाम किस किस अक्षर से रखें, तो हमें किस राशि में जन्म हुआ अर्थात जन्म चंद्रमा किस राशि में है वो देखना है, और किस चरण में है। पंचांग में दिया रहता है कि वो तीसरे चरण में, चौथे चरण में, आपके एस्ट्रोसेज में मिल जाएगा कि चौथे चरण में, पांचवें चरण में, चौथे चरण में या फिर तीसरे चरण में। तो उसके हिसाब से हम नाम रख सकते हैं। ठीक है, वही नाम आपको बताना है। गलत बताएंगे तो आप एस्ट्रोलॉजी पे प्रश्न उठ जाएगा, क्योंकि अधिकतर लोग ये सब पढ़े लिखे हैं और जानते हैं कि किस तरह से नाम रखा जाता है, तो वहां पे गलती नहीं करनी है। ठीक है सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रूबी जी। सर ज्यादा तो नहीं करवाया, मेरी लेट हो गई थोड़ी। कोई बात नहीं, जो करा दिया कल देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं कराया, आधे घंटे तो हो गए लगभग। तो अब हम जो वैदिक ज्योतिष में नहीं पढ़ा जाता वो है केपी ज्योतिष, है ना। उसमें क्या किया जाता है कि हम नक्षत्रों को 4 चरणों में न बांट करके 9 भागों में बांटते हैं। किसमें भागों में बांटते हैं? 9 भागों में बांटते हैं। एक नक्षत्र को 9 भागों में बांटते हैं। अब 9 भागों में बांटते हैं तो उसको बांटने का एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है? कि ऐसा नहीं कि 13 डिग्री 20 मिनट है तो सबको 1.25 डिग्री 1.25 डिग्री का जो है जिम्मेदारी दी गई, और प्लेनेट जो है कि 1 डिग्री में 1.25 डिग्री तक सबको मान दे दिया गया। तो एक तो चार्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपको गूगल पे मिल जाएगा, और यहाँ पे हमने कुछ चार्ट दे दिए हैं कि एरीज का जो है शुरुआत के जो है 46 मिनट तक और 40 सेकंड तक अश्विनी नक्षत्र। जूम करो और जूम नहीं हो, बहुत बड़ा करने के बाद ही मैं इसको बना पाया हूँ, और व्हाट्सएप पे मैं दे दूंगा, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। पूरा 249 सबलाड के नाम जो है आपको दे दूंगा, वहां से दिख जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो 13 डिग्री 20 मिनट का हमारा नक्षत्र है, उस नक्षत्रों को हम 9 भागों में बांटते हैं, और 9 किसमें पड़ेगा? एरीज राशि होगी, अश्विनी नक्षत्र होगा, और उसका स्वामी केतु होगा। ठीक है, लेकिन जब 9 भागों में बांट देंगे तो उसको बोलते हैं उप नक्षत्र। ठीक है, स्टार लॉर्ड तो हमारा केतु है, और सब स्टार लॉर्ड जो है वो फिर वही 9 प्लेनेट आ जाते हैं, जिनको जो क्रम हमने आपको बताया कि पहले भाग जो भाग होगा उसका केतु, दूसरे का वीनस, तीसरे का सूर्य, चौथे का चंद्रमा, पांचवें का मंगल, छठे का राहु, सातवें का जुपिटर, आठवें का शनि, और 9वें का बुध। क्रम वही रहेगा, है ना। तो 9 भागों में बांटते हैं। बांटने का तरीका क्या है वो मैं कोशिश करता हूँ समझाने का आपको। लेकिन नोट किया था, फटाफट नोट करके बता। नहीं तो मैनुअल बताना पड़ेगा। तो ये जो आपको सब लॉट जो है देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को दे दूंगा, पीडीएफ फाइल में दे दूंगा, या फिर हाँ पीडीएफ फाइल दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा कि किस प्रकार से बांटा गया। लेकिन हाँ, सिस्टम पता होना चाहिए आप लोगों को, बांटा कैसे जाता है वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को। मेल तो नहीं रहा, बाकी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। 800
चलिए यहाँ से जैसे हमने बताया 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है, तो हमने डिग्री को मिनट में बना लिया। और कैसे बनाया, 13 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई किया, 780 आया, और उसमें 20 मिनट को जोड़ दिया तो 800 मिनट हो गया। तो एक डिग्री जो है 60 मिनट का होता है। तो टोटल एक 800 मिनट का एक नक्षत्र हो गया, नक्षत्र का मान 800 मिनट का हो गया। अब पूरे जो दशा के साल हैं, दशा कितने सारे होते हैं हमारे, ये देखिए दशा होते हैं यहाँ पे कि इसको कहते हैं बिनशोत्तरी दशा। ठीक है, 7 साल, 20 साल, 6 साल, 10 साल, 7 साल, 18, 16, 19 और 17 को जोड़ेंगे तो 120 साल आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको जो 120 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 800 को 120 से डिवाइड करेंगे तो बराबर क्या आएगा, ये आएगा 6.667, है ना। कैसे आएगा, 0 से 0 कट गया, बचा 80 और 12, तो क्या होता है 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72। ठीक है, 6, फिर 80 में से 72 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। 8 के आगे 8 बचेगा तो हम पॉइंट बढ़ाएंगे और फिर 0 बढ़ाएंगे 8 के आगे, फिर 12 × 6 = 72। इस तरह से 6.6666666 आता रहेगा। लेकिन नियम यह है कि 2 6 के बाद से हम एक 7 लगा देते हैं और इसको यहीं पर खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो 6.667 आया। 800 को डिवाइड किया 120 से। अब जो दशाओं के साल है, देखिए ये क्या है, ये रहा 7 साल। सबसे पहली दशा किसकी आती है, केतु की आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 7, तो इसका मान जो होता है वो आता है 46 मिनट और 40 सेकेंड। ठीक है, कैसे आएगा ये, देखिए अगर मल्टीप्लाई करने आता है तो फिर आपको 7 × 6 = 42, मैनुअली इसको आप 100 वाला कैलकुलेशन लेके मत चलिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। मैं मैनुअल यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा समझाने के लिए आपको कि इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो 7 सते 49 होगा यहाँ पे। मान लीजिए हम यहाँ पर एक बार मैनुअली करके आपको दिखा देते हैं। 7 सते 49 और 7 सते 49 बचा आया 4, फिर 7 × 6 = 42, 42 4 कितना होगा 46। ठीक है, और 7 × 6 = 42 और 4 46। ठीक है, और फिर आएगा वही 46 ही आएगा। ठीक है, और हमारा 3 अंक पे दशमलव यहाँ पे, तो उसको हम लगा देंगे। तो पॉइंट अगर हम यहाँ पे लगाते हैं मान लीजिए, तो फिर क्या आएगा कि 46 मिनट, ये जो 46 आया ये तो हो गया मिनट में, और ये हो गया सेकंड में 64। अब 64 सेकंड तो होता नहीं है। 100 को अगर हम मानेंगे, 100 को 100 मिनट में के बराबर 64, तो 60 मिनट अगर मानेंगे तो उसमें सेकंड कितना होगा, 40 के बराबर हो जाएगा ना। 1/3 2/3 यहाँ पे आ रहा है 64, और 100 को जो है अगर हम 64 मानेंगे तो 64 मानेंगे तो नहीं, 100 को अगर 60 मानेंगे तो 64 बराबर ये 40 आएगा यहाँ पे। तो 40 मिनट 40 सेकंड जो है यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे। तो
46 डिग्री 40 सेकंड के बराबर जो है एक मान होता है पहले जो है सब लॉर्ड का, जिसका स्वामी जो है केतु होता है। और उसके बाद से जो है दूसरा जो सब लॉर्ड आता है उसको भी हम ऐसे ही करेंगे कि 800 को 12 से 120 से डिवाइड करेंगे, 6.667 आएगा। और फिर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.666 को 20 से। शुक्र की दशा कितनी होती है? 20 होती है। तो ये भी जो क्या आ जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 6 दूना 12 1 13, ठीक है, 12 13 के फिर 3 और फिर क्या बचा, एक बचा, फिर 6 दूना 12 फिर 13, फिर वही आएगा 3 आएगा और फिर एक शेष बचेगा। सर 133 अप्रॉक्स आएगा। कितना आएगा? 133 अप्रॉक्स। हाँ 133.33। ठीक है। तो ये 1 डिग्री 20 मिनट आ रहा है ना, 1 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो 1 डिग्री 33 मिनट के आसपास आ रहा है। तो 33 मिनट तो सर 133.32 या 33 होगा। 133.32। सर 133.32। अच्छा, तो उससे कम हो जाएगा ना, 46 से भी कम हो जाएगा तो। ऐसे ठीक है जी। चलिए, लेकिन ये डिग्री, ये जो है किस में आ रहा है? ये हमारा मिनट में आ रहा है। इसको हमें डिग्री बनानी पड़ेगी फिर, है ना। तो जब डिग्री बनाएंगे तो फिर कैसे होगा? 60 डिग्री का 60 मिनट का जो है 1 डिग्री, तो 6 दूना 12, 106 दूना 12 और फिर बचेगा 13 डिग्री। तो 2 डिग्री 30 मिनट के आसपास ना, 2 डिग्री 13 मिनट। हाँ ठीक है, तो 133 मिनट में आया। तो 133 को हम क्या बनाएंगे? 133 को हम बनाएंगे मिनट में। तो 60 से अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 डिग्री, ठीक है, 6 दूना 12 और बच गया 133 में से बचेगा 120 घटाएंगे तो 13 बचेगा। तो 13 मिनट हो जाएगा। तो 2 डिग्री 13 मिनट। ये जो है अगले जो है 46 मिनट के जब आगे बढ़ेंगे तो 2 डिग्री 13 मिनट तक का जो मान होगा इसका स्वामी शुक्र होगा, ठीक है। तो ये हमारा अगला उप नक्षत्र होगा। तो इस तरह से हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन मैनुअली, अगर आप गणित की चीज है ये, इसको करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमें जो समझना है उसको इसमें ये समझना है कि इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं कि पहले हम मिनट बनाएंगे, फिर उसे हम जो दशा के साल है उसके हिसाब से हम उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और डिवाइड करते जाएंगे, तो प्रत्येक उप नक्षत्र का मान निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो 2 डिग्री 13 सेकंड और 20 मिनट के आसपास आता है इसका मान, है ना, ऐसे। और 20 सेकंड का मान आता है इसका, सेकंड वाले का। और अगले का आता है 3 डिग्री 40 मिनट, 40 मिनट का जो है मान आता है। वो भी एक बार तीसरे वाले भी निकाल के एक बार देख लेते हैं। 6
0.666 और मल्टीप्लाई बाई तीसरा हमारा होता है सन का जो 6 साल होता है, और 6 का हम मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेते हैं कैसे आता है ये। 6 छक 36, फिर जो है 6 छक 36 और 3 39 है ना, 6 छक 36 और 9 39, इस तरह से मान आएगा इसका, है ना। और सर ये डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया, थोड़ा सा बताएंगे? तो ये देखिए 39 डिग्री 0.996 आ रहा है, अर्थात 49 मिनट के आसपास इसका मान जो है 40 मिनट के लमसम जो है मान आता है इसका। तो अगले 40 मिनट का जो है स्वामी जो है सूर्य होगा उपनिषद। हाँ, आपने बोला कि कैसे डिग्री में मिनट में कैसे चेंज किया, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। घड़ी का जो देखा हो ना, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ठीक है। और 1 घंटा जो होता है वो कितने का होता है, 60 मिनट का होता है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। तो उसी के आधार पे हम इसको बांटेंगे, ठीक है। तो 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है, तो 1 डिग्री को हम 60 मिनट मानेंगे, तो 13 इंटू 60 बराबर 780, और 20 मिनट को हम इसमें जोड़ देंगे तो 800 मिनट का एक नक्षत्र हो जाता है। अब इसी नक्षत्र को 120 से डिवाइड करते जाएंगे, और जो दशा का वर्ष है उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो वो हमारा जो है प्रत्येक उप नक्षत्र का मान निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी जो है नक्षत्रों का जो मान होता है वो यहाँ पे दिया 46 डिग्री 40 मिनट, फिर आगे का जो है 2 डिग्री 13 मिनट है, तो इसको हमने यहाँ जोड़ दिया, तो 3 मिनट तक का मान जो है वीनस का स्वामी वीनस है, फिर 3 डिग्री 40 मिनट का स्वामी सन है, फिर 4 डिग्री 46 डिग्री तक का जो स्वामी है चंद्रमा है, फिर आगे की जो 5 डिग्री 33 मिनट का स्वामी जो मंगल है। तो ये कैलकुलेशन एक बार मैनुअली कर लीजिएगा, मैं फोटो खींच करके व्हाट्सअप कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जो हमने अश्विनी नक्षत्र का निकाला हुआ है वो आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, देख लीजिएगा। और हमारा जो प्रेडिक्शन का तरीका है वो ग्रह लेवल, नक्षत्र लेवल और सब लॉर्ड लेवल तक है, ठीक है। ये सब लॉर्ड है। अब केपी पद्धति में क्या किया उन्होंने कि जो हमारा 40 मिनट आया है, ये 40 मिनट का जो मान आया है केतु का, यहाँ पे 40 मिनट का है ना, 46 डिग्री मिनट 40 सेकंड का, इसको भी इन्होंने 9 भागों में बांटा है। उसको क्या बोला, उप नक्षत्र। तो ये जो आता है मानिए लगभग मान लीजिए कि ये 8 मिनट 10 मिनट के अंतराल में आ गया, लेकिन हम जब इसको भी 9 भागों में बांट देंगे, तो कोई जो है 30 सेकंड का आएगा, कोई जो है 60 कोई 50 सेकंड का आएगा। तो इतनी एक्यूरेसी हमारे जन्म डिटेल में नहीं होती है ना, 5 मिनट 10 मिनट का ऊपर नीचे होता है। तो हमें उप नक्षत्र तक नहीं जाना, वहां पे जाके हमें कंफ्यूजन होगा। हम जब प्रश्न कुंडली पढ़ेंगे तब हम उप नक्षत्र को पढ़ेंगे, अभी सिर्फ सब लॉर्ड उप नक्षत्र तक जाएंगे। तो हमारा जो प्रेडिक्शन का तरीका होगा, फर्स्ट लेवल होगा कि प्लेनेट कौन से राशि में बैठा है, किस नक्षत्र का स्वामी है, ठीक है। दूसरा, किसके नक्षत्र में बैठा है। जैसे मान लीजिए कि किसी का जन्म जब हुआ तो चंद्रमा 1 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है। तो 1 डिग्री का होने के कारण राशि स्वामी कौन सा हुआ, चंद्रमा हुआ। मेष लग्न है, चंद्रमा जो है मेष राशि में है अर्थात लग्न में है, तो उसका राशि कौन सी होती है, चौथी राशि होती है। कौन सी होती है, चौथी राशि होती है, कर्क राशि। मैं यहाँ पकड़ लेता हूँ, देखिए ये रहा
ठीक है। अगर यहाँ पे चंद्रमा मेष लग्न है और कर्क राशि मेष लग्न में जन्म हुआ है, तो चौथे भाव का फल देगा चंद्रमा और पहले का देगा, क्योंकि पहले में बैठा है और चौथे का स्वामी है। ठीक है। लेकिन जब 1 डिग्री का चंद्रमा है तो फिर वो किसके नक्षत्र में पड़ेगा? तो मेष राशि से हमारी नक्षत्र की शुरुआत होती है, तो पहला नक्षत्र कौन सा होता है? अश्विनी नक्षत्र, अर्थात उसका स्वामी कौन हुआ? केतु हुआ। तो वो केतु के नक्षत्र में पड़ गया, तो दशा हमारी कौन सी चलेगी जन्म के टाइम पे? केतु की चलेगी, और केतु के नक्षत्र के हिसाब से चंद्रमा फल देगा। अब केतु मान लीजिए वो सेकंड भाव में बैठा हुआ है, तो सेकंड भाव का फल चंद्रमा देगा, क्योंकि वो केतु के नक्षत्र में है। अब केतु कौन कौन से नंबर को बता रहा है? केतु जो है जिस राशि में बैठता है उसके फल देता है, अर्थात वृषभ में बैठा है तो सप्तम के भी फल देगा, है ना, क्योंकि शुक्र के राशि में बैठा है, तो दूसरे का और सातवें दोनों का फल देगा। अगर कोई सातवें में बैठा हो तो 2 7 का तो फल देगा ही, अर्थात चंद्रमा जो दूसरे और सातवें का भी फल देगा। तो ये केतु के नक्षत्र में हो गया। लेकिन जब 1 डिग्री का है तो आपने पाया कि 46 मिनट तक केतु का जो उप नक्षत्र है, लेकिन उसके आगे का जो नक्षत्र है वो शुक्र का हो गया, है ना। तो जब शुक्र का हो गया अर्थात वीनस के उप नक्षत्र में, वीनस के सबलार्ड में जन्म हुआ है, और फिर हमारा उप नक्षत्र में भी 2 7 आ जाएगा, क्योंकि शुक्र 2 7 भाव को बता रहा है, दूसरे का स्वामी और सातवें का स्वामी है। ठीक है। और जिस राशि में बैठेगा उस भाव को बताएगा। तो इस तरह से 1 डिग्री पे अगर जन्म हुआ, मेष राशि के 1 डिग्री पे चंद्रमा और जन्म हो गया, तो फिर चंद्रमा किस भाव का फल देगा? पहले का, चौथे का, दूसरे का और सातवें का। ठीक है। लेकिन अगर 2 डिग्री पे हो 3 डिग्री से ऊपर हो गया, अर्थात शुक्र के बाद से क्या आएगा? सूर्य आ जाएगा। तो सूर्य जिस राशि में होगा, मान लो तीसरे में होगा, तो हमारा उप नक्षत्र स्वामी तो यही रहेगा 2 7, उप नक्षत्र स्वामी अर्थात सब लॉर्ड जो हो जाएगा सूर्य हो जाएगा, और सूर्य 5वें का स्वामी है और वो तीसरे में बैठा है, तो 3 5 का फल देगा। तो चंद्रमा जो वहां पर पहले का, चौथे का, दूसरे का, सातवें का और तीसरे का और 5वें का इस तरह से फल देता है। तो वो जो हम अगली क्लास में उसकी चर्चा करेंगे विस्तार से। अभी सामान्य रूप से समझने के लिए आपको एक चार्ट सर में से बता दो। इसको लिखवा सकते हो आप? क्या? हाँ, वो ये जो बनवाया आपने जाएगा। बोला। हाँ जी। आपको चार्ट में बनवाऊंगा कि किस तरह से वो नंबर्स आते हैं। अगले क्लास में हम चार्ट में बनवाएंगे, मैनुअली सबको बनाने आ जाएगा, बहुत कठिन हाँ नहीं जी, है। जैसे अभी आपने बताया, इसको अगर हम लिख लें ना पॉइंट वाइज, जैसे आपने बोला बड़े अच्छे तरीके से, अगर वैसे लिख लें सर। जो मैंने आपको बोला वो मैं हाँ जी। आपको बनाने के लिए भी बता दूंगा। चलिए मैं चर्चा कर, अभी मैं उठा लेता हूँ। चलिए चलिए यहाँ तक तो हो गया ना कि किस तरह से ये सबलार्ड आते हैं, वो सबलार्ड की गणना कैसे की जाती है वो हमने आपको यहाँ पर इस तरह से निकाल के बताया। इसको आप मैनुअल बना सकते हैं या फिर यहाँ से समझ सकते हैं कि किस तरह से बनाया है। और अब आगे हमें ये बताना है कि हम यूज क्या करते हैं ग्रह लेवल का, नक्षत्र लेवल का और उप नक्षत्र लेवल का। ग्रह तो हमारा हो गया, ग्रह हमारा हो गया ये मेष राशि ना, इसमें कोई प्लेनेट बैठा है और इसमें जो प्लेनेट बैठा है, तो ये राशि हो गई। इस राशि में नक्षत्र हो गए और इन नक्षत्रों में 9 भागों में बांटा गया, उप नक्षत्र हो गया। तो 3 लेवल पे हम प्रेडिक्शन करते हैं जन्म कुंडली के से जब करेंगे 3 लेवल पे, और जब पृष्ठ कुंडली में जाएंगे तो उप नक्षत्र भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, उप नक्षत्र तक ही, मतलब सब लॉर्ड तक ही रिजल्ट निकल जाता है। तो हमें प्रेडिक्शन करने के लिए 3 लेवल है, वो 3 लेवल कहाँ से आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी 9:30 हुआ। एक मोटा मोटी बता देते हैं कैसे चर्चा होगी। अगले हफ्ते हम आपको बनवाएंगे भी मैनुअली। सबके पास कॉपी पेन होना चाहिए और फिर मैं बनवाने का प्रयास करूंगा। चलिए एक कुंडली ले लेते हैं, मोटा मोटी समझ में आ जाएगा।
ठीक है, चलिए, जैसे ये हमारा लग्न कुंडली है, हमने एक डिटेल डाला और ये डिटेल हुआ। आपको कुंडली दिखाई दे रही है आप लोगों को? हाँ जी सर। ठीक है, देखिए कैसे आता है वो मैं समझा देता हूँ, अगली बार बनवाऊंगा भी आप लोगों से, तब और जल्दी समझ में आ जाएगा। ये हमने एक डिटेल डाल करके, कानपुर का डिटेल है और कुंडली बना ली। ठीक है, डिटेल हमने डाला 15/4/1988, 13:05 और कानपुर का जन्म है। ठीक है, तो कुंडली हमारी बनकर के तैयार है। ये लग्न कुंडली से वैदिक ज्योतिष के विद्वान लोग लग्न कुंडली से प्रेडिक्शन करते हैं। वैदिक ज्योतिष में लग्न कुंडली से होता है और उसमें चलित कुंडली भी होता है। चलित कुंडली के आधार पर भी प्रेडिक्शन किया जाता है। और जो केपी कुंडली है वो क्या कहते हैं कि हम ये जो केपी कुंडली बन के आती है, निर्णय भाव चार्ट है ना, इसके आधार पे हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो राहु केतु को छोड़ करके जितने भी चार्ट बनाए जाएंगे, ये नीचे वाला जो चार्ट है इसके आधार पे चार्ट बनाए जाते हैं, ना कि लग्न कुंडली के आधार। ठीक है, केपी कुंडली जो है दृष्टियों का यूज नहीं करती है। ठीक है, दृष्टियों का यूज नहीं करती है, लेकिन हम दृष्टियों के यूज को लेकर के ही आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा और अपग्रेड पद्धति है, जो पुरानी केपी पद्धति थी उससे थोड़ा सा अपग्रेड है। तो पहले हम इस चार्ट को बनाना सीखेंगे कि ये जो नंबर है ना, ये नंबर्स आते कैसे हैं। हमने मोटा मोटी पीछे समझाया, अब इसको मैनुअली रूप से इसको समझ लेते हैं। अगली बार आप लोगों से बनवाएंगे एक बार, तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। समझिए कि सबसे पहले हम केतु को लेते हैं। ठीक है, केतु को लेते हैं। इसमें किसके नक्षत्र में केतु दिख रहा है, बताइए? दिख रहा है आप लोगों को केतु किसके नक्षत्र में? सर सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य के नक्षत्र। केतु सूर्य के नक्षत्र में। ठीक है, अब ये बताइए कि सूर्य जो है इस कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है? देखिए ये बैठा 10th में, 9th में, 9th नीचे वाले चार्ट में। नीचे वाले चार्ट में ठीक है सर। 9th में बैठा है। और इसकी राशि कौन सी होती है? सूर्य की कौन सी राशि होती है? सर सिंह राशि होती है। सिंह राशि अर्थात 5वीं राशि होती है। ठीक है, सिंह राशि हम नहीं पढ़े, कहीं मिलेगा 5वीं राशि, 5 नंबर लिखा मिलेगा। तो हम देखिए 5 कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा है दूसरे भाव में। ठीक है, तो सूर्य किसका फल देगा? दूसरे, उसकी राशि दूसरे में पड़ी है और बैठा कहाँ पे है? 9वें में बैठा है, तो सूर्य दूसरे का और 9वें का फल देगा। तो यहाँ सूर्य के सामने देखिए क्या नंबर लिखा है? 2 और 9। क्या लिखा है? 2 और 9। ठीक है सर, ये केतु सूर्य के में कैसे है सर? केतु सूर्य के नक्षत्र में। केतु जो है जब बच्चे का जन्म हुआ तो केतु सूर्य के नक्षत्र में था। ठीक है, ये कहाँ से देखा सर? ये इसमें यहाँ तो कहीं दिखा नहीं मुझे। ये लिखा तो है ऊपर, केतु ऊपर देखिए प्लेनेट, और नीचे लिखा है STL है ना, नक्षत्र। अच्छा। सूर्य के नक्षत्र में, और उप नक्षत्र यहाँ पर सब लॉर्ड लिखा है, राहु लिखा है। ठीक है, ये स्टार लॉर्ड है। STL मतलब स्टार लॉर्ड, नक्षत्र स्वामी, और SL मतलब ये होता है सब लॉर्ड। SL मतलब सब लॉर्ड, तो सब लॉर्ड वहां पर राहु है। तो राहु केतु का मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, पहले सिंपल अदर प्लेनेट का निकालना बता लेते हैं, नंबर कैसे आते हैं। अब देखिए वीनस है। वीनस यहाँ पे देखिए नीचे वाले चार्ट में कि वीनस की राशि कौन कौन सी होती है? वृषभ और तुला। वृषभ और तुला। तो देखिए वृषभ कौन से भाव में आ रहा है यहाँ पे? देखिए तो 11वें में आ रहा है, 2 नंबर। वृषभ मतलब 2 नंबर, और तुला कहाँ पे आता है? 7 नंबर। तो देखिए 7 कहाँ लिखा है? ये चौथे भाव में। ठीक है, तो शुक्र जो है चौथे और 11वें का फल देगा। चौथे भाव का और 11, इसकी राशि चौथे में पड़ी है और 11वें में पड़ी है, तो चौथे और 11वें का फल देगा। और वीनस कहाँ बैठा है? 11वें में ही बैठा है। देखिए VE लिखा है वीनस, तो वीनस के सामने हम क्या लिखेंगे? क्या लिखा है? 4-11 लिखा है ना, वीनस के सामने 4-11। तो वीनस जो है 4-11 भाव का फल देगा अपनी दशा अंतरदशा में। ठीक है, तो वीनस के सामने हमने 4-11 लिख दिया। अब इसके नीचे लिखा मून।
वीनस किसके नक्षत्र में है? मून के नक्षत्र में है। तो मून कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए मून कहीं लिखा है, ये लिखा है 9th भाव में। ठीक है, मून की राशि कौन सी होती है? मून की राशि कौन सी होती है? मून की राशि होती है कर्क। कौन सी होती है? कर्क, चौथी राशि होती है। तो चौथी राशि कहाँ पे है? लग्न में है। तो चंद्रमा किसका फल देगा? पहले का और नौवें का, क्योंकि पहले का स्वामी होकर के 9th भाव में बैठा हुआ है। तो चंद्रमा के सामने हमने क्या लिखा? 1 और 9। इतना समझ में आ गया? फिर आता है नीचे वीनस, जो किसके किसके सबलॉर्ड में है? शनि के। तो शनि कहाँ पे है? शनि की राशि होती है मकर और कुंभ। कौन कौन सी राशि होती है? मकर और कुंभ, अर्थात 10वीं और 11वीं। मकर जो है 10वीं राशि है और कुंभ 11वीं राशि है। तो देखेंगे 10वीं और कहाँ पे है? सप्तम में 10वीं राशि है, और कुंभ जो है 8वें में भाव में है। तो 7, 8 भाव का फल शनि देगा, और जहां पे बैठा होगा वहां का फल देगा। तो शनि बैठा पंचम भाव में। ठीक है, तो 5, 7, 8 का फल शनि देगा। तो देखिए शनि के सामने क्या लिखा है? 5, 7, 8। सर एक बार रिपीट करो, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा जल्दी जल्दी में। चलिए, जो प्लेनेट जिस भाव में बैठा होता है उसका फल देता है, और जिस भाव का स्वामी होता है उसका फल देता है। शनि 5वें भाव में बैठा है। ठीक है, और शनि की जो राशि होती है मकर और कुंभ, वो कौन से भाव में पड़ी है? 7वें भाव में और 8वें भाव में। जी जी। ठीक है, तो शनि किसका फल देगा? 5वें का, 7वें का और 8वें का, बस। तो शनि सर के सामने इसका क्या क्या लिखा है? मतलब हुआ? जैसे 5, 7, 8 है तो क्या हो सकता है सर इसका? वो बाद में समझेंगे, अभी ये समझिए नंबर कहाँ से आए। ठीक है, सर 5, 7। स्ट्रांगली बता सकते हैं स्ट्रांगली किसका देगा? देखिए अभी अभी मैं क्या समझा रहा हूँ, ये भाव नंबर कहाँ से आए। बाकी प्रेडिक्शन तो हाँ हम जी। पढ़ते रहेंगे, अभी बहुत सारे प्रेडिक्शन पढ़ने हैं, वो आगे चर्चा करेंगे। 5, 7, 8 भाव का फल देगा। ये अभी ये 5, 7, 8 भाव का फल कैसे देगा वो बाद में समझेंगे। अभी आप ये समझिए कि 5, 7, 8 नंबर आया कैसे। शनि जो है किस किस भाव का फल देगा वो कैसे पता चला। जब हम जन्म कुंडली में देखते हैं तो क्या कहते हैं कि 5वें का स्वामी होकर 8वें में बैठा है, तो फिर क्या है? 5वां भाव प्रेम है, अष्टम भाव क्या चीज है? प्रेम में गिरना है, अर्थात वो प्रेम में पागल रहेगा। ठीक है, सर तो ये मून के में 1 कैसे आया सब लोड वाले में? हाँ, मून 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 की राशि कौन सी होती है? 4 नंबर सर। 4 नंबर। तो 4 नंबर कहाँ लिखा है? लग्न में, वीनस। पहले राशि में है। लग्न ठीक है मतलब सर। पहला भाव है ना। और कहाँ पे और बैठा है मून? 9वें में बैठा 9। है। तो मून जो है पहले और 9वें का फल देगा। तो मून के आगे 1 और 9 लिखा है। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा अब समझते हैं। सूर्य को हम समझ चुके थे, 2 9। फिर हम आगे बढ़ेंगे। वीनस भी समझ चुके थे। अब देखते हैं, चंद्रमा भी समझ चुके, सैटर्न भी समझ चुके, जुपिटर। जुपिटर यहाँ पे देखिए कि जुपिटर जो है की राशि कौन कौन सी होती है? सर 9 और 12। 9 और 12। तो 9 और 12 जो संख्या है इस कौन कौन से भाव में है वो चेक कीजिए। 9 लिखा है 6ठे भाव में, और 12 कहाँ लिखा है? 9वां भाव में। 9वें भाव में। तो और गुरु बैठा कहाँ पे है? ये देखिए 10वें भाव में 10वें भाव बैठा में। है। तो गुरु किसका किसका फल देगा? 6ठे का, सर 9वें ये का, कुंडली कौन सी है सर? 10वें का। ये इसको हम बोलते हैं केपी कुंडली। ये सॉफ्टवेयर में आती है क्या? ये सॉफ्टवेयर में आती है, आपके जो एस्ट्रोसेज होता है उसमें मिल जाएगा। ठीक है सर। हाँ, एस्ट्रोसेज में मिल जाएगा। पहले एस्ट्रोसेज से अभी भी लोगों को पढ़ाता था, और मैनुअली जब मोबाइल पर पढ़ाएंगे आपको तो उसी से पढ़ा बताएंगे। कुंडली में एस्ट्रोसेज में केपी कुंडली मिल जाता है। कैसे उसे देखेंगे, मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, और आप पूछेंगे बता देंगे। ठीक है, जी। कैसे यूज करेंगे उसको। तो गुरु जो है 6ठे का फल देगा, 9वें का फल देगा और 10वें का फल देगा, अर्थात 6, 9, 10। तो गुरु के सामने देखिए नंबर लिखा है 6, 9, 10। ठीक है, अब आते हैं वीनस। वीनस का हो चुका था। फिर आते हैं हम जुपिटर हो गया। मंगल। मंगल की राशि कौन सी होती है?
सर एक और मेष वृश्चिक का योग होगा, मेष और वृश्चिक। मेष, मेष और वृश्चिक, तो 1 और 8, ठीक है, पहली राशि है और 8वीं राशि है। तो 1 और 8 कहाँ लिखा है वो हम चेक करेंगे कौन कौन से भाव में है। तो 1 नंबर हमें देखेंगे तो लिखा है 10वें भाव में, ठीक है, और कहाँ पे लिखा है, 5वें भाव में 8 लिखा है। तो 5, 10 और मंगल जहां पे बैठा है उसका फल देगा। तो मंगल 6ठे में बैठा है, तो 5, 6 और 10। तो देखिए मंगल के सामने क्या लिखा है, 5, 6, 10। तो मंगल अपनी दशा अंतर दशा में 5वें, 6ठे और 10वें भाव का फल देगा, ठीक है। अब ये 5, 6, 10 कॉम्बिनेशन क्या बनेगा वो तो आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये भाव आए कहाँ से, ये नंबर्स कहाँ से निकल के आ रहे हैं वो हमें इसी कुंडली से निकालने हैं, ठीक है। तो ये तो बना बनाया आपको मिल जाता है। जब ये सॉफ्टवेयर नहीं था तो इसको मैनुअली बनाना पड़ता था, और 10 से 12 मिनट 15 मिनट लगते हैं बनाने में इसको। जब आप परफेक्ट हो जाते हैं तो 10 मिनट में लगभग बन जाता है, बहुत कठिन नहीं है, 10 मिनट में बन जाता है। तो लोग मैनुअली बनाते थे हाथ से, पहले कुंडली लेते थे, फिर मैनुअली बनाते थे, फिर बना करके फिर प्रिडिक्शन करते थे। अभी भी बहुत सारे जो चलित चार्ट है, आप कुंडली में देखे होंगे, वैदिक ज्योति बहुत सारे चलित चार्ट बनाते हैं। तो चलित चार्ट से हम ये चार्ट अब निकाल सकते हैं मैनुअली बना करके, ठीक है। सिर्फ एस्ट्रो स्टेज में है जो ये चार्ट बना बनाए मिल जाता है। एक आध दो और आ गए इस साल ना, लेकिन कुछ चार्जेबल भी हैं। तो ये बना बनाया चार्ट आपको कहीं नहीं मिलता, मैनुअली बनाना पड़ता था। मैंने भी 2-3 साल मैनुअली हाथ से बना करके प्रेडिक्शन दिया है। बहुत सारे चार्ट हाथ से बने हुए हैं मेरे हाथ से। तो होरोसॉफ्ट आता था, होरोसॉफ्ट से हम मैनुअली बनाते थे ना, मोबाइल में होरोसॉफ्ट जो आता था उससे। अब हम आते हैं मंगल के बाद चंद्रमा, फिर राहु, फिर जुपिटर, सन हो गया, जुपिटर, वीनस हो गया, शनि हो गया, केतु हो गया, जुपिटर, मरकरी बच गया। मरकरी की राशि कौन सी होती है, मरकरी की राशि 3 और 6। 3 और 6। 3 और 6। तो 3 और 6 कहाँ लिखा है, कौन कौन से भाव में लिखा है, देखिए 3 लिखा है 12वें भाव में, 6 लिखा है 3रे भाव में, और 3 और 6 और कौन से भाव में मरकरी बैठा है, मरकरी बैठा है 9वें भाव में। तो मरकरी कौन कौन से भाव का फल देगा बताइए। 3, 6 सर ये देगा 12 का और 3 का और 9 का। हाँ, 3, 9, 3 का, 9 का और 12 का। तो बुध के सामने देखिए लिखा है 3, 9, 12, ठीक है, ठीक है। तो 3, 9, 12 जिस कॉम्बिनेशन का जो कारक होगा उसका फल दे देगा, है ना। 3, 9, 12 तो फॉरेन का है ना, फॉरेन का है ना, ये फॉरेन का है। तो जब मरकरी की दशा आएगी तो व्यक्ति फॉरेन चला जाएगा, विदेश चला जाएगा, या अंतर दशा आएगी तो, है ना, स्ट्रांगली कोई दशा मिल गई 3, 9, 12 की, तो विदेश यात्रा का हो गया तो व्यक्ति विदेश चला जाएगा। तो वही यही हमें कॉम्बिनेशन याद रखने हैं कि फॉरेन का जो 3, 9, 12 होता है, मैरिज का 2, 7, 10, 11 होता है। तो ये सब चीजें हम आपको रटा देंगे कैसे रटना है, लेकिन ये नंबर कहाँ से आए वो हमें जानना जरूरी है। तो लगभग हमने सभी का जान लिया, बच गया राहु। सर एक मिनट, ये राहु और केतु के सिग्निफिकेटर कैसे लिए, जिस राशि में बैठे उनके, या जिन पर कंजंक्शन दृष्टि। ठीक है, राहु को हम दोबारा समझते हैं। राहु केतु थोड़ा सा भिन्न है। एक बार राहु को समझ लिया तो आपने केतु को भी समझ लेंगे। राहु क्या होता है कि राहु जिसकी राशि में बैठता है, राहु जिसकी राशि में बैठता है उसका फल देता है। राहु के साथ जो बैठता है उसके भी फल देता है, और राहु को जो देखता है उसके भी फल देता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि राहु किसके साथ बैठा लग्न कुंडली में, चेक कीजिए लग्न कुंडली में किसके साथ बैठा, युति किसके साथ कर रहा है। युति हमेशा हम, और दृष्टि हमेशा हम लग्न कुंडली से देखेंगे, ध्यान रखिएगा। युति अकेला बैठा है सर। हाँ, युति और दृष्टि हमेशा लग्न कुंडली से देखेंगे, केपी कुंडली से नहीं देखेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर राहु जो अकेला बैठा है, किसकी राशि में बैठा है, कुंभ की, शनि की राशि में, शनि की, हाँ शनि की राशि में। तो शनि के अंक हम पहले बना चुके हैं। शनि के अंक क्या बनाए थे, 5, 7, 8, ठीक है। तो राहु के अंक में क्या लिखा है, 5, 7, 8 लिखा है। राहु के आगे 5, 7, 8 लिखा है। तो राहु जो 5वें, 7वें, 8वें आता है, राहु शनि के अनुसार फल दे रहा है। राहु किसके घर में बैठा है, शनि के घर में बैठा है। तो शनि के अनुसार फल देगा, जैसा शनि फल देगा वैसा लगभग राहु फल देगा। तो राहु जो है 5, 7, 8 भाव का फल यहाँ पर देता हुआ
दिख रहा। अब देखिए क्या राहु को कोई प्लेनेट देख रहा है? दृष्टि आपको पता है गुरु की 5वीं 7वीं 9वीं, शनि की 3 6 10 3 7 10 और मंगल की 4 7 8। तो हमें ये देखना कि कोई प्लेनेट राहु को देख रहा है कि नहीं देख रहा। तो यहाँ देखेंगे शनि छठे भाव से देख रहा है। कहां से देख रहा है? शनि छठे भाव से राहु को देख रहा है। तो शनि के नंबर हम पहले ही लिख चुके हैं, 2 बार तो लिखेंगे नहीं, है ना। मंगल नहीं देख रहा क्योंकि मंगल एक भाव पहले है। सन 7वें भाव को देखता है, नहीं देख रहा है। गुरु 9वें तक के देखता है तो वो सप्तम तक ही देख पा रहा है, यहाँ तक नहीं आ रहा। मून और मरकरी एक भाव आगे है तो ये सिर्फ 3rd भाव को देखते हैं, है ना। वीनस 9th को देख रहा है, अर्थात राहु को कोई प्लेनेट देख ही नहीं रहा शनि के अलावा, ठीक है। तो ये शनि के घर में बैठा है और शनि देख रहा है, अर्थात शनि के जो अंक होंगे वही अंक यहाँ पर आ जाएंगे, उसी भाव के फल राहु देगा। तो आपने पाया कि राहु का अपना कोई राशि नहीं होती, राहु का कोई भी उच्च स्थान नहीं होता, राहु का कोई भी नीच स्थान नहीं होता। राहु जिसकी राशि में बैठता है उसके फल दे रहा है ना, जिसके साथ बैठा उसके फल दे रहा है। अगर वो प्लेनेट अच्छा है, जिसकी राशि में बैठा वो प्लेनेट अच्छा है तो अच्छा बन गया राहु, और वो प्लेनेट खराब है तो बुरा हो गया राहु, है ना। कई बार आप पाएंगे राहु शादी करा देता है, राहु पैसे रुपए देता है, लेकिन क्यों देता है? कि जिसकी राशि में बैठा वो प्लेनेट अच्छा है, तो वो प्लेनेट अच्छा है तो राहु भी अच्छा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे राहु के 5 7 8 आ गया। अब केतु के अंक पढ़ते हैं। केतु किसकी राशि में बैठा है? दूसरे भाव में, सन में। सन सूर्य की राशि बैठा। सूर्य की राशि में है। हाँ, सूर्य के अंक हमने क्या बनाए थे? यहाँ देखिए सूर्य के अंक क्या बनाए थे? सर 2 और 9। 2 और 9। अब ये बताइए कि क्या केतु को कोई प्लेनेट देख रहा है? मरकरी देख रहा है सर। मरकरी नहीं देख रहा है। नहीं देख रहा। मरकरी नहीं देख रहा, जुपिटर देख रहा है। कौन देख रहा है? 1 2 3 4 5 हाँ। जुपिटर देख रहा है। और कौन देख रहा है? और मंगल देख रहा है। कौन देख रहा है? मंगल। तो जुपिटर और मंगल के अंक भी देखते हैं। पहले तो हमने देखा केतु सूर्य की राशि में बैठा है, तो केतु के 2 और 9 अंक हम रफ कॉपी पे लिख लेंगे, ठीक है। कहाँ लिख लेंगे? रफ कॉपी पे। ये खुल कैसे गया? चलिए, तो हम केतु के जो है अंक, सूर्य के अंक, जुपिटर और मंगल देख रहा है सर। हाँ, जुपिटर और मंगल देख रहा। तो जुपिटर और मंगल के अंक क्या क्या हमने बनाए हैं देखिए। पहले जुपिटर के हमने अंक बनाए हैं। जुपिटर के अंक है 6 9 10। कौन सा अंक है? 6 9 10। और मंगल के अंक कौन से हैं? 5 6 10, ठीक है। तो 6 10 तो जुपिटर में भी है और मंगल में भी है, ठीक है। अलग से क्या आया? मंगल में 5 आया और जुपिटर में 9 आया, ठीक है। सूर्य में क्या था? 2 9 था, तो 9 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 9 को हम ले लिया, 2 को यहां से ले लेंगे, तो क्या आया? 2 5 6 9 10, ठीक है। 2 9 5 6 10 यही अंक आया। तो केतु में देख लीजिए अंक में क्या आ रहा है। केतु कहाँ है? ये रहा, 2 5 6 9 10, ठीक है। अर्थात केतु को जो प्लेनेट देख रहा है ना, उसके भी अंक हम ले लेंगे, जिसकी राशि में बैठा है उसके भी अंक ले लेंगे, ठीक है। अगर कोई प्लेनेट साथ में बैठा होता केतु के तो उसके भी अंक ले लेते हैं। तो कई बार आप पाएंगे ना कि 12 भाव केतु के साथ आ गए ना, राहु के साथ आ गए, तो केतु 12 भाव का फल दे रहा है या फिर 8 भाव के फल दे रहा है। तो आप पाएंगे जब केतु राहु की दशा में इस तरह के आते हैं 1 6 10 2 7 11, तो ऐसी दशा में व्यक्ति शादी भी करता है और तलाक भी ले लेता है उसी समय ना। वो विदेश भी चला जाता है और उसी दशा में वापस भी आ जाता है, क्योंकि 3 9 12 भी आ रहे हैं और वापसी के 2 4 11 भी आ रहे हैं, तो बाहर भी जाता है और वापसी भी आ जाता है। तो जितने भाव के फल को कोई प्लेनेट समेटे रहेगा उतने भाव का फल देने में समर्थ रहेगा, है ना। उतने भाव का फल देने में समर्थ रहेगा, अर्थात उस भाव का वो मालिक बन चुका है, उस भाव का मंत्री बन चुका है ना। उस भाव को संभालने की जिम्मेदारी उस प्लेनेट को दे दी गई है। जब उसकी दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंदशा आएगी, तो उसको पावर मिल जाती है और फिर वो अपना फल देने में दे देता है उसी समय जब उसकी दशांतरदशा आती है। बिना दशांतरदशा के फल नहीं देता। तो दशांतरदशा का भी ध्यान जरूर रखना है। तो ये सारे प्लेनेट के भाव कहाँ कहाँ से आए हमने यहाँ से
समझ लिए चार्ट लेकर के। इसको आप कहेंगे तो व्हाट्सएप पे एक बार समझा देंगे, नहीं तो मैं यही दोबारा प्रयास कर लेंगे अगले हफ्ते, ठीक है। तो एक बेसिक एक तरह से खत्म हो जाएगा आप लोगों का कि प्रिडिक्शन का भाव शुरू हो जाएगा कि हमें मैरिज प्रिडिक्शन करना है तो कैसे करना है, चाइल्ड बर्थ प्रिडिक्शन करना है तो कैसे करना है, और विदेश यात्रा का प्रिडिक्शन कैसे करना है, हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, गोचर कैसे देखना है, ट्रांजिट कैसे देखना है, वो सब चीजें रह गई हैं। तो अगले हफ्ते उसको शुरू कर देंगे, ठीक है। तब तक आप इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। बाकी प्रेडिक्शन हम ज्यादा चार्टों को लेंगे, 8-10 चार्टों को लेंगे। एक इवेंट में जब ज्यादा चार्ट लेंगे, आप लोग ऐसे ही 20 के आसपास हैं, तो 20 लोग जब क्लास में रहेंगे, चर्चा करेंगे, तो अपने आप कुछ नई चीज निकल करके आएगी, ठीक है। एक बार अगले हफ्ते फिर बनवा दूंगा आप लोगों के लिए, और एक चार्ट पे प्रेडिक्शन भी समझा देंगे, और फिर रूल रेगुलेशन जो भी है, मैरिज, तलाक, प्रेम विवाह, प्रेम संबंध। सर अनमैरिड वाला कोई चार्ट मिल सकता है जिसमें शादी ना हो? हाँ, अनमैरिड का चार्ट, संतान का। नहीं, जिसमें शादी ना हुई हो, मतलब सारी जिंदगी। हाँ मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। अनमैरिड का डिले चार्ट मैरिज, सर जिसमें डिले मैरिज का भी। डिले मैरिज का भी मिल जाएगा, हाँ डिले मैरिज का भी मिल जाएगा, मैरिज का भी मिल जाएगा, वो सब चार्ट अधिकतर क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, और वो चार्ट मिल जाएंगे। आप लोगों के पास होगा तो आप भाई किसी की शादी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, तो आप चार्ट देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मेरे पास तो बहुत सारे चार्ट है, मैं तो दे दूंगा, आप लोग देंगे तो और ज्यादा अच्छी बात है। तो हाँ जी उसको, सर। हाँ उसको हम समझेंगे। सर तो एक क्वेश्चन और था, जैसे प्लेनेट एक की राशि, अब किसी राशि में बैठा है, फिर वो किसी नक्षत्र में है, और फिर किसी उप नक्षत्र में है, तो इनमें से ये भी कोई मेथड है कि किसके रिजल्ट ज्यादा स्ट्रांगली देगा? अपने नक्षत्र का स्ट्रांगली फल देता है वो। और उप नक्षत्र का? उप नक्षत्र का फल, उप नक्षत्र का वो फल नहीं देता। नक्षत्र जैसे समझिए, मैं यहाँ बात करता हूँ, समझा के बात करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी अगले हफ्ते चर्चा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि सूर्य की दशा चल रही है, ठीक है, सूर्य की दशा चल रही है, तो व्यक्ति का प्रश्न आता है क्या हमारी शादी हो जाएगी, ठीक है, क्या हमारी शादी हो जाएगी। तो हम देखेंगे शादी का भाव हम कौन सा बताए थे, दूसरा भाव परिवार का, 7वां भाव मैरिज का, और 11वां भाव लाभ का, है ना, इच्छा पूर्ति का। तो क्या 2, 7, 11 में से उसका नक्षत्र बल बता रहा है? तो देखेंगे यहाँ 2 बता रहा है, 9 बता रहा है, और उसके साथ साथ 6 और 10 भी बता रहा है। तो जो 6 और 10 होता है ये निगेटिव भाव होता है। तो 2 भाव अकेला आ गया जो परिवार भाव को बता रहा है, लेकिन 6, 10 भाव निगेटिव आ गया, तो सूर्य कहीं न कहीं मना कर देगा, ठीक है, क्योंकि नक्षत्र में 6, 10 आ रहे हैं। लेकिन फिर हमें और ध्यान से देखना पड़ेगा जब हम और आगे बढ़ेंगे कि वो 6, 10 तो आ रहा है, लेकिन हमें नक्षत्र पे एक नंबर मिल गया, एक पॉजिटिव नंबर मिल गया, 2 नंबर, तो अगर उसके सब लॉर्ड लेवल पे कोई और पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा तो शादी हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। तो अगर यही 6, 10 कहाँ पे आ जाता, नक्षत्र ऊपर नक्षत्र लेवल पे आ जाता, सब लॉर्ड लेवल पे आ जाता, तो शादी नहीं होती, क्योंकि नीचे का जो बैरियर लग गया, एक दीवार खींच गई है, जो नेगेटिविटी की दीवार है वो खींच गई है, तो शादी जो नक्षत्र है वो अपना फल आगे नहीं बढ़ा पाएगा, चूंकि उप नक्षत्र नेगेटिव हो गया। लेकिन हमने वीनस यहाँ पे मिल गया जहाँ पे 11 नंबर है, तो 11 नंबर है कि पॉजिटिव नंबर माना जाता है मैरिज के लिए, और 2 और 11 का संबंध यहाँ पर बन रहा है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि 2, 11 शादी नहीं करा सकता, क्यों, क्योंकि शादी का मुख्य भाव जो है 7वां होता है। 2, 11 से परिवार की प्राप्ति, लेकिन कैसे प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति। यहाँ पे क्या लिख रहा है, 5, 5, 11 आ रहा है, और 2 मतलब परिवार, 2, 5, 11 अर्थात सिर्फ प्रेम होगा, लेकिन वो शादी में चेंज नहीं होगा। लेकिन थोड़ा और गहराई में जाएंगे, बेसिक में जाएंगे, तो पाएंगे कि यहाँ पे वीनस है सब लॉर्ड लेवल पे, और वीनस किसका कारक है, मैरिज का कारक है, वीनस शादी का कारक होता है, और वीनस में परमानेंट 7 नंबर विराजमान होते हैं, छुपे तौर पे विराजमान होते हैं, है ना। जैसे
जैसे कि बॉस होता है, बॉस में इगोस्टिक ना, वो चाहे वो कितना भी सच्ची बात हो, लेकिन बॉस के सामने उसकी सच्चाई नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वहां पे ईगो हर्ट होता है उसका, और फिर आपका नुकसान कर सकता हो। किसी मतलब सच्ची बात, जो चीज का जो करेक्टर है, उस करेक्टर को हमें ध्यान रखना है कि वीनस मैरिज का कारक है, और गुरु जो है चाइल्ड बर्थ का कारक है, तो उसमें 5 नंबर एक्टिव होते हैं, वीनस में 7 नंबर एक्टिव रहता है परमानेंट। तो हम यहाँ पे 2-11 मिल गया, और वीनस में 7 नंबर को मान के चलेंगे, तो एक तरह से सूर्य पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर वीनस ना होकर कोई और प्लेनेट होता, तो हम सूर्य को पॉजिटिव नहीं मानते। कहीं न कहीं मैरिज में बहुत ज्यादा ये रोल नहीं निभा पाता, जब तक कि 7 नंबर बताने वाले प्लेनेट की अंतर्दशा नहीं आ जाती। ठीक है, तो उप नक्षत्र का भी फल है, सबलाट का भी फल है, लेकिन अगर उसमें एक नंबर भी पॉजिटिव आ रहा है तो घटना घट जाएगी। अगर एक नंबर भी नहीं आ रहा है तो केवल निगेटिव भाव आ रहा है, 6-10 ही केवल आता, तो फिर मुश्किल हो जाता है ना। जैसे यहाँ पे 4-11 है, 4-11 वापसी का है, विदेश से वापसी का होता है। तो अगर इस दशा में कोई व्यक्ति जाएगा तो वापसी जरूर आएगा, फिक्स है, या मतलब वो बाहर जा ही नहीं पाएगा। यहाँ पे हम बता सकते हैं 2-4-11 है तो बाहर नहीं जा पाएगा। तो जब हम आगे पढ़ेंगे, विदेश यात्रा पढ़ेंगे तो हमें नक्षत्र और सबलाट दोनों को भी ध्यान में रखना है, और कौन से इवेंट में सबलाट को हम ज्यादा महत्व देंगे, किसमें नक्षत्र को ज्यादा महत्व देंगे, वो हम एक इवेंट को पढ़ते जाएंगे, तब समझ में जाता, क्योंकि प्रैक्टिकल जब समझेंगे ना, तब ज्यादा समझ में आएगा। और जो घटना घट चुकी है आपके लाइफ में, आपके दोस्तों की लाइफ में, आपके जानने वालों की लाइफ में, तो घटना क्यों घटी, उसके चार्ट से समझेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो सबलाट का भी महत्व है, लेकिन हाँ, प्लेनेट अपने नक्षत्र का ही फल देता है, और सबलाट के अनुसार फल देता है। इसको इस तरह समझिए कि प्लेनेट अपने नक्षत्र का फल देता है, और अपने उप नक्षत्र के अनुसार फल देता है। और पूरे एक बार हमें पूरे जो है इसका जो परिवार, इसको माना जाता है कि प्लेनेट का नक्षत्र और उसका उप नक्षत्र पूरे हमें मिला करके नंबर को भी चेक किया जाता है। लेकिन कब चेक किया जाता है, कब नहीं चेक किया जाता, ये अनुभव से पता चलेगा जब हम चार्ट देखेंगे तब। ऐसा नहीं कि सब में मिला के सारे नंबर आ रहे हैं तो फल दे देगा। कई बार सबलाट लेवल पे नेगेटिव हो जाता है, तो ऊपर का नक्षत्र और ग्रह लेवल पॉजिटिव होने के बाद भी फल नहीं दे पाता, है ना। जैसे 5-8-12 मैरिज के लिए नुकसान है, 5-8-12 नौकरी के लिए नुकसान है। वो अगर सबलाट लेवल पे एक लाइन में आ गया तो निश्चित रूप से नुकसान होना ही होना, फायदा नहीं होगा। तो वो कुछ विशेष नंबर है, वो हम चर्चा कर लेंगे कब सबलाट पे आएगा तो नुकसान करेगा, और अनुभव से ही पता चलेगा। धीरे धीरे एक चार्ट को हम समझेंगे तो समझ में आएगा। तो अगले हफ्ते से हम इसको शुरू कर देते हैं, एक पहले हम चार्ट आपको समझाएंगे, ये नंबर कहाँ से आए भाव के, और कोई एक चार्ट लेंगे, फिर उस पर प्रिडिक्शन करके देखेंगे कि भाई, पहले तो हम उदाहरण स्वरूप देखेंगे। मान ली किसी का मैरिज हुआ किसी भी डेट को, तो वो क्यों हुआ, तो आपको पहले मैं फार्मूला लिखवा दूंगा, आपको पीडीएफ दे दूंगा, मैं इसी हफ्ते पीडीएफ दे दूंगा, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और फिर उसके रूल कैसे काम करता है वो रूल बता देंगे अगले हफ्ते, और पीडीएफ में बता दूंगा। तो दोनों चीजें कुंडली पे मैरिज हो रहा है तो लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो जो हम 2-4-5 चार्ट में समझ लेंगे। किसी का प्रेम हो रहा है तो प्रेम का जो रूल है वो लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा, तलाक हो रहा है तो तलाक के रूल लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है ना। तो वो जब चीजें समझ लेंगे, फिर हम उस पर प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, फिर उसको हम समझेंगे। थोड़ा सा वैदिक ज्योतिष से अलग है। वैदिक ज्योतिष को हम फिर इस कुंडली को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ इस चार्ट को देखते हैं, दशा चार्ट को देखते हैं और प्रेडिक्शन कर देते हैं। तो बस हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए रूबी जी। सर जैसे सेलिब्रिटी सलमान खान है, उसकी कुंडली जो है वो, उसने शादी नहीं करी, तो उसकी कुंडली पर भी तो बताया जा सकता है ना। कुंडली देखनी पड़ेगी। देखिए 7-8-12, 5-8-12, 1-6-10-8-12 ये अनमैरिड के निशानी मानी जाती है, ठीक है। 7-8-12 अर्थात 7वां भाव मैरिज,
का भाव है, उसके साथ 8-12 आता है तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है, और पार्टनरशिप डिस्टर्ब होता है तो ऐसे व्यक्ति का कोई पार्टनर नहीं होता, पार्टनर होता तो टूट जाता है। तो कहीं न कहीं इस तरह के भाव अगर बार बार कुंडली में आते हैं तो उसका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होता है, उसकी शादी नहीं होती। 1, 6, 10 भाव जो है शादी के लिए अनमैरिड का होता है, उसके साथ 8-12 होते हैं तो ऐसे लोगों की शादी नहीं होती। 5, 8, 12 अर्थात 5 के साथ 8, 12 आता है, उसका उस व्यक्ति का प्रेम संबंध नहीं हो सकता, जिसके साथ बात चलेगी वो उसके साथ प्रेम टूट जाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, फिर तलाक हो जाएगा ना। तो 5, 8, 12, 7, 8, 12, 1, 6, 8, 12 ये 3 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। जब ये ज्यादा आते हैं तो व्यक्ति का तलाक होता ही होता है। ठीक, तो वो सर ये जो कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं ये आप बकायदा फिर लिखवाएंगे हमें ये जैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पीडीएफ बना के देंगे आप लोगों को, लिखवाएंगे। ठीक है सर, इसी हफ्ते दे दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक, चलिए तो शुभ रात्रि। आज के लिए 10 बज के आप लोग भी आराम सर आज कीजिए। इंटरेस्टिंग था सेशन, कुछ नया सीखने को मिला आज। नहीं, आज तो नया था ही, अगले अब आगे से हर दिन नया होगा। देखिए बेसिक चीज तो हमें बताना जरूरी है, क्योंकि 2 लोग क्लास में थे जिनको बेसिक नहीं पता थी। बाकी सब लोग तो विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, उनको आती है। जिनको नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, हमारा बताना काम था। और हर बार मैं जो 4 दिन की क्लास है वो फ्री लेता था। इस बार आप लोगों से पैसे चार्ज किए जा रहे हैं 4 दिन के भी, मतलब शुरू से पैसे लिए जा रहे हैं। तो अब यहाँ से जो है कह सकते हैं कि प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी शुरू हो गई। अगले हफ्ते से हम एक एक चार्ट को लेंगे, और शुरुआत में तो एक दिन में शायद 1 चार्ट देख सकते हैं या 2 देख सकते हैं, लेकिन आगे से भी 2 से ज्यादा तो नहीं हो पाता, क्योंकि देखने में 5 मिनट लगते हैं, समझाने में आधे घंटे से ऊपर लग जाते हैं। तो एक दिन में हम 2 चार्ट भी समझ लेंगे ना तो भी बहुत हो जाएगा। और अगर एक महीने में 10-12 चार्ट भी ठीक से समझ लेते हैं, 10-12-15 चार्ट, तो प्रेडिक्शन करने आ जाता है। किसी एक इवेंट को लेकर के 10-12 चार्ट अगर हम देख लेते हैं तरह तरह के, तो हमें प्रेडिक्शन करने आ जाता है। सबसे ज्यादा टाइम हमें मैरिज में लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे भाग हैं। प्रेम संबंध है, डिले मैरिड है, अनमैरिड है, और तलाक वगैरह है, डाइवोर्स का है, और उसके बाद लगता है प्रोफेशन में, फिर लगता है मेडिकल में। चोरी करके भी शादी करते हैं, ये भी हो सकता है ना? भाग कर शादी नहीं करते? हाँ, 5, 8, 12 हो तो क्या भाग के शादी करना। 5, 8, 12। अच्छा, ठीक है, अच्छा ये भाग 5, 7, 8, 12 भाग के शादी करना होता है। 5, 7, 8, 12। तो वो जो है एक बार चर्चा करेंगे, तो एक एक करके इवेंट वाइज चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे जब हम 1 महीने बाद आप फिर अगले महीने ये अनुभव करने लगेंगे कि हाँ हम मैरिज पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये हमारा सिस्टम जो है ऐसा, जिस तरह से मैं करता हूँ, कि ऐसा नहीं कि 10 महीने खत्म हो गए फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। 1 महीने 2 महीने बाद हम मैरिज का प्रेडिक्शन करने लगेंगे, ये अनुभव थोड़ा सा आने लगेगा आपको। बाकी तो धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है हर इवेंट को प्रेडिक्शन करने लायक आप लोग हो जाए, उसको बताते चलेंगे। ठीक है सर, इसमें सर, योग मैंने फीस नहीं दिया बताओगे, अभी। दशा देखनी? सर योग बताकर बताओगे या दशा देखकर? दशा चार्ट और जो नंबर्स वाले नक्षत्र नाड़ी चार्ट है उसको देख के बताएंगे। साथ साथ ट्रांजिट भी आप लोगों को नहीं बताएगा, अगले हफ्ते कोशिश करूंगा कि ट्रांजिट के रूल आज बता दिया ना, कि कोई प्लेनेट अपने भाव में रहता है तो अपने उसकी दृष्टि डालता है, साथ साथ जब वो वक्री होता है तो एक भाव पहले से भी डालता है। तो एक वो रूल है। दूसरा तो ट्रांजिट का रूल वही है, तो हमें शनि और गुरु दोनों के डबल ट्रांजिट चेक करने होते हैं मैरिज के टाइम पे। और उसमें एक रूल आता है दारा कारक, जो लेते हैं हम जैमिनी पद्धति से। ठीक है, तो जैमिनी पद्धति से जो दारा कारक होगा, अर्थात सबसे कम डिग्री का प्लैनेट होता है, वो जिस भाव में बैठा होता है उस पर दृष्टि पड़ती है, तभी शादी होती है। तो वो अगले हफ्ते समझेंगे उसको, किस प्रकार से हम उसको यूज करेंगे ट्रांजिट का। सर जब हम हाउस लिख रहे थे उसमें अगर वक्री प्लेनेट आ गया केपी चार्ट का, मतलब तो उसमें जिसमें बैठा है वो भी घर एक्टिवेट, और जो उससे पिछला घर है वो भी, दोनों लिखेंगे फिर उसमें? हाँ, जब वक्री हो, जैसे मान लीजिए कि कोई गुरु बैठा है 8th भाव में, वो चला गया 8th भाव में, जैसे कि कर्क राशि है,
ठीक नहीं, कर्क लग्न है, मकर राशि जो है 7th में आता है, ठीक है। और गुरु इसमें चला गया कहाँ पे, गुरु चला गया कुंभ में, ठीक है, कुंभ में चल रहा है अभी प्रेजेंट में। 14 अप्रैल को चला जाएगा मीन में, 13 या 14 अप्रैल को। तो अष्टम में कुंभ राशि में गुरु बैठा है, तो उसकी शादी नहीं होगी किसी व्यक्ति की, न तय होगी न शादी होगी, ठीक है। तो फिर वो कहाँ चला जाएगा, अप्रैल में चला जाएगा मीन में, फिर वहां से उसकी दृष्टि लग्न में पड़ेगी। शनि जो है हमें मकर राशि में अर्थात 7th में है, तो हम उसको कहेंगे भाई 14 अप्रैल के बाद आपकी शादी होगी, क्योंकि उसका ट्रांजिट कहाँ पे चला गया, मीन में जब चला जाएगा, 9वें भाव में चला जाएगा, तब उसकी शादी तय होगी। लेकिन मान लीजिए कि दारा कारक भाव, दारा कारक तो सबसे कम डिग्री का जो प्लेनेट है वो अष्टम में बैठा है जन्म कुंडली में। तो अर्थात ये हुआ कि अष्टम भाव पर भी शनि या गुरु की किसी न किसी का प्रभाव होगा, तभी शादी होगी, अन्यथा सप्तम में शनि के बैठने से और नवम में गुरु के बैठने से शादी नहीं होगी। तो वो प्रभाव कब पड़ेगा अष्टम पे, जब गुरु वक्री होगा, तब एक भाव पहले पे प्रभाव डालेगा। तो हम चेक करेंगे गुरु आगे का वक्री होगा, अर्थात 14 अप्रैल को जाके भी गुरु शादी नहीं करवा सकता, जब वो वक्री होगा मीन राशि में तब वो शादी करवाएगा। तब हम चेक करेंगे कि वक्री कब हो रहा है, तब हम वो डेट देंगे, इस डेट को वक्री होगा, उस डेट को से आपकी शादी का योग बन रहा है ना, उसमें शादी होगी। तो वक्री ग्रह का बहुत ज्यादा यहाँ पर रोल है, और हम अनुभव में पाएंगे। अनुभव में हमने तो चेक किया है, आप लोगों को भी चेक करवाया जाएगा कि जब वक्री होता है तब वो शादी करवाता है, नहीं तो मतलब बिना वक्री हुए कई बार रिश्ता नहीं होता। तो सर और एक और क्वेश्चन था मेरा कि एक तो स्टार्टिंग डिग्रीज में प्लेनेट वक्री हो गया, जैसे 2-3 डिग्री में अभी गया है अगली राशि में और वक्री हो गया। एक होता है कि जब वो 27-28 डिग्री में है तब वक्री हो गया। तो दोनों केसेस में वो पिछले भाव का फल देगा। जब प्लेनेट वक्री होता है तो उसकी ना दृष्टियां 3 गुनी हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि वो 1 डिग्री पे वक्री है, तो उसकी जो है एक मतलब हुआ तो 3 गुना होगा, 3 डिग्री तक जाएगा, है ना। और 15 है तो 15 या 45, तो कुल मिलाकर के 3 डिग्री तो 3 गुना हो ही जाता है। तो वो वक्री होने पे फटाफट अपना काम कर देता है। मेरा क्वेश्चन कुछ और थोड़ा डिफरेंट था मेरा क्वेश्चन। नहीं, चाहे 28 पे हो चाहे 1 डिग्री पे हो, मेरे कहने मतलब जो ही वक्री होगा अपना फल दे देगा, पिछले भाव का फल दे दे। हाँ, पिछले भाव का। ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि 3 गुना हो गया ना, वो 3 गुना मतलब 28 डिग्री है तो 28 का 3 गुना मतलब ज्यादा हो गया। सर ये समझ नहीं लगा, ये आप रूल्स लिखा दोगे ये सारे? हाँ, लिख के दूंगा आपको, लिख के दे दूंगा। ये चीजें याद नहीं रहेंगी ना सर? हाँ, नहीं, ये तो प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस हम करेंगे। आज लिख के दे दूंगा आप लोगों को, कल ही लिख के दे देता हूँ, ठीक है, कल लिख के देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि अगले हफ्ते आराम से चर्चा हो सके। तो लिखित में आप लोगों को मिलेगा, और सब कुछ रूल पहले लिखवा देंगे फिर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, शुभ रात्रि, और अगले हफ्ते मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।